आपको लव कुश चाहिए जी। तो आपको राम सीता तो खुद बनना पड़ेगा। मॉरल एजुकेशन क्यों गायब हो गई हमारे एजुकेशन सिस्टम से? ये बहुत डीप है जो आप पूछ रहे हैं। जी। इंडिया को यदि खत्म करना है तो ये चीजें खत्म होनी बहुत जरूरी। सबसे बढ़िया हथियार वो होता है जो दिखता नहीं है। स्कूल्स में भगवा रंग पहन के जा रहे हैं, लड़कियों को हिजाब पहनाया जा रहा है, कहीं पे तिलक नहीं लगाने दिया जा रहा है, जो भी चीज़ है। तो जो रिलीजियस एक एक्टिविटी है या एजुकेशन, क्या स्कूल का पार्ट होना चाहिए? क्या स्कूल का कोई धर्म होता है? बट यदि आप अपने पेरेंट्स के डेली फीट टच कर रहे हो, पैर छू रहे हो, और तब आपका बच्चा देख रहा है तो वो दादा दादी के भी पैर छुएगा और आपके भी पैर छुएगा। आपको सिखाने की नीड नहीं है। आप तो मॉडर्न ही नहीं हो। अगर संस्कार की एक जड़ भी है, बस संस्कार को ना लोग ये समझ लेते हैं कि यार ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। हे डैड व्हाट्सअप, जब तक आप ये नहीं कर रहे तो आप मॉडर्न नहीं हो। एक स्कूल में यदि 1000 बच्चे हैं मतलब 1000 पेरेंट्स, और 1000 पेरेंट्स की अलग अलग थिंकिंग और प्रिंसिपल की सिंगल थिंकिंग। गुरुकुल का जो एजुकेशन सिस्टम था और जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, जी, आपका क्या मानना है कि कौन सा बेस्ट है? गुरु, एक्चुअल गुरु और एक फादर, वो हमेशा उसकी ये ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा मर से भी ऊपर, बहुत ऊपर जाना चाहिए। स्कूल्स में सेक्सुअल एजुकेशन जी, कितनी मैंडेटरी है आज के टाइम के अकॉर्डिंग? जो ये ट्यूशन कल्चर है, शो ऑफ का जमाना आ गया है। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उससे बहुत अच्छी होप है हमारी। आपके अकॉर्डिंग क्या यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट ठीक है? स्कूल में जी। जब एक वीक स्टूडेंट को नहीं सुना जाता तो स्कूल उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को खराब कर रहा है। जो फिजिकल पनिशमेंट होती है, जो पहले तो होती थी, अब रूल रेगुलेशन कुछ बदल गए हैं, आपके अकॉर्डिंग कितना जरूरी है कि वो चीजें लौट कर आए, और किस हद तक फिजिकली पनिश करना चाहिए एक टीचर को? इंडियन एजुकेशन इंडिया की बेस्ट एजुकेशन होती यदि हम हर चीज को समझ के पढ़े। आज अगर हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, यही रीजन तो नहीं है कि बच्चे एक टाइम बाद माँ बाप को छोड़ के कहीं चले गए हैं? तो वो पेरेंट्स भी पैसों से ही पलेंगे आगे जाके। मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि ना, जो आपके पास बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, इनको यदि आपने अच्छे से पढ़ा दिया, आपके बच्चे अपने आप पढ़ जाएंगे। वो टीचर से भी यही चीज़ कहते हैं। कि खान सर हैं, अवध ओझा हैं, दिव्या कीर्ति हैं, मतलब ऐसे जो आज टीचर हैं, डायलॉग बाजी एक से एक, बच्चों को पसंद भी है। क्या फिर टीचर को शो ऑफ नहीं करना चाहिए? आज करियर काउंसलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 5% बच्चे होंगे ऐसे जिनको सब 12th के बाद जितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनके बारे में पता है। 95% बच्चों को केवल IIT, PMT और एक आर्मी ज्वाइनिंग भर्तियां जो होती हैं जी, और एक CA कॉमर्स, CA। इनके अलावा बच्चों को पता ही नहीं है। जब बच्चों को यही नहीं पता होगा कि हमारे लिए आगे क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, तो बच्चा उस पर चढ़ेगा ही कैसे? आज 2 चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, अच्छे टीचर, अच्छे पेरेंट्स। स्टूडेंट की लाइफ में एक बैलेंस नहीं है, डिप्रेशन हो रहा है, सोशल एंजाइटी क्रिएट हो रही है। आप इस चीज़ को कैसे, मतलब डील करने के लिए क्या एक सॉल्यूशन के तौर पे चीज़ें देखते हो? मूवी एक याद आ जाती है, वो 3 इडियट का जो बेस्ट एग्जाम्पल। बिल्कुल। पेरेंट्स का, टीचर्स का कितना रोल होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक स्टूडेंट के करियर को डिज़ाइन करने में? वेलकम एवरीवन इन द इंस्पायर इंडिया शो। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, हमारे गेस्ट हैं मिस्टर जितेश कौशिक, जो कि एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और आज हम बात करने वाले एक स्टूडेंट लाइफ की, मॉडर्न डे एजुकेशन की, कि कैसे 360 डिग्री स्टूडेंट की लाइफ में चीज़ें होती हैं। हम एंग्जाइटी के ऊपर बात करेंगे, फेलियर्स के ऊपर बात करेंगे, एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, एंशिएंट टाइम के ऊपर बात करेंगे, सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक हम इसमें टच करने वाले हैं और आपको काफ़ी सारी इंसाइट्स मिलने वाली हैं। तो इस पॉडकास्ट को आप एंड तक देखना। एंड विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे जितेश भाई, आपका नाम लिस्ट में था मेरी कि भाई से मुलाकात करेंगे, तो एक पॉडकास्ट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और आप आए आज। तो दिल से स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सागर भाई। ये मेरा अपना एक कहते हैं सौभाग्य है कि आपने जो इतना टाइम हम साथ में थे पुराने टाइम में, आज हमारी मुलाकात भी इस बहाने हुई। ये बहुत अच्छा लगा। जी। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि ऑडियंस बहुत कुछ है जो आज सीखने को मिलेगा उनको, राइट? तो मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि अभी ऑडियंस, वैसे तो आपको पलवल में सभी जानते हैं और पलवल से बाहर भी, बट आप अभी व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनल तौर पे क्या करते हैं? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। इस टाइम पर अभी
आपका पलवल में ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल है जी। और एक बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी तो दोनों स्कूल रन कर रहे हैं जी। और मैं फादर के दिशा निर्देश पे ही दोनों स्कूल रन कर रहा हूँ जी जी जी। अभी। और करंटली अपना बैकग्राउंड जो रहा है, यदि मैं परिषद की बात करूं तो मैं विद्यार्थी परिषद से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूं, जिला प्रमुख जिसको कहते हैं। फिर मैंने अपना विभाग में भी काम किया है, फरीदाबाद पलवल में भी किया है जी। अभी मैं शिक्षक प्रकोष्ठ में हूँ बीजेपी में। ठीक ठीक। सो क्योंकि इस चीज़ से ना आइडिया लग जाता है कि किन पर्सनैलिटी के बारे में आगे लोग सुनने वाले हैं, राइट। इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा, राइट। पलवल में आपने ब्राइट किंगडम की बात करी और सवाल कुछ ऐसा है कि क्या स्कूल का जो सिलेबस है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए या अब तक जो चला आ रहा है वैसी चीज़ें होनी चाहिए। बीइंग ऑनर, आप आज लीड कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, आपका क्या मानना है, आपका क्या विज़न है? सागर भाई, मैं आपको बताता हूँ कि ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल अभी हमने लास्ट ईयर ही रन स्टार्ट किया है। पहले हम बीके स्कूल का अपना काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो यही थी कि एक अलग कंसेप्ट हमें देना है बच्चों को, जिसमें बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज को हम बहुत ध्यान में रखें। एक जो हमारा प्रोसेस चलता आ रहा है, सबका माइंडसेट रहता है कि बेटा 90% लेके आना है, 95 लेके आना है, 99 लेके आना है। अब आपने एक कॉमेडियन का नाम सभी ने सुना है, कपिल शर्मा जी। आज उसके पास बोलने की स्किल है और आज देश का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बच्चा सब जानते हैं उसे। उसने अपनी स्किल पर काम किया और अपने उसने एक अच्छा प्लेटफॉर्म उसने क्रिएट कर लिया। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी एक ऐसा होना चाहिए कि जो इसके बेस पर काम हो, बच्चे अपनी स्किल पर काम करें। हम स्कूल में 3rd क्लास का बच्चा हमारा प्रेजेंटेशन देता है, ओके। तो 3rd क्लास के बच्चे के जिसके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का एक बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। लैब है, लैब में बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब बच्चे की स्किल पर काम बहुत अच्छे से हो रहा होता है। तो आज के टाइम में वो एजुकेशन सबसे बेस्ट है, मेरा अपना मानना ये है। करेक्ट। तो मतलब ओवरऑल ये है कि अब आप स्किल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। बिल्कुल, हर बच्चे को अपनी स्किल्स पर काम करना चाहिए, वो कोई भी हो, क्योंकि स्किल बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है और सबसे अच्छी चीज़ रहती है उसे अपना इंटरेस्ट फॉलो करने को मिल जाता है। करेक्ट, ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग था अब तक। बिल्कुल, हमारे टाइम पे मिसिंग था चीज़ें। और इसी से जुड़ा मिथ कह लो इसे, है ना, हमारे टाइम पे भी थी कि जब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बच्चा पार्टिसिपेट करता है, स्टूडेंट, है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, तो क्या उससे हमारी पढ़ाई इम्पैक्ट होती है? कभी भी नहीं। ओके। जब बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलम में यदि पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, उसे एक नया एक्सप्लोरेशन मिल रहा है, उसे एक अपनी लाइफ का एक न्यू जर्नी मिल रही है, ओके, एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। और एजुकेशन उसका एक जो बेस है वो चलता आ रहा है। उसे जितना उसमें टाइम देना है वो उतना टाइम दे के उसको आराम से गेट कर सकता है। बट एक्स्ट्रा करिकुलम से उसे एक्चुअल में एक्स्ट्रा करिकुलम मिल रहा है, हम उसको ध्यान में नहीं रखते। कि आज आप पॉडकास्ट, आप एक बहुत अच्छा एक फ्यूचर आपने एक कंपनी क्रिएट करी है जी। आपने एजुकेशन से ज्यादा स्किल पर अपनी पे काम किया और आप अपनी स्किल की वजह से इस कंपनी को क्रिएट कर पाए। करेक्ट। यदि आप केवल एजुकेशन के भरोसे होते तो हो सकता है आप यूपीएससी क्रैक कर लेते, हो सकता है आप कहीं जॉब पर होते, गवर्नमेंट जॉब पे होते, हो सकता है टीचिंग में होते, बट आपने अपनी स्किल पर काम करके आज अपनी कंपनी क्रिएट कर ली, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। ये चीजें हमारी लाइफ में एक इंसान को एक अलग से कॉन्फिडेंस क्रिएट करती हैं, तो वो बहुत जरूरी है एक्स्ट्रा करिकुलम। इसी से जुड़ा एक चीज़ है, आंसर आपने बहुत अच्छा दिया और आपको भी सुनने को मिलता होगा। जैसे हम भी एजुकेशन एक अपना इंस्टीट्यूट रन करते हैं जी, तो ना अभी पेरेंट्स का एक माइंडसेट है, बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, आप ही के स्कूल का एक एजम्पशन कर लेते हैं, पार्टिसिपेट करा बच्चे ने, जो बच्चा पहले अच्छा स्कोर कर रहा था एकेडमिक, मतलब अच्छे नंबर आ रहे थे, अब पार्टिसिपेट कर रहा है, डिबेट में कर रहा है, स्पोर्ट्स में जा रहा है, वहाँ पे भी उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई, अब उसके मार्क्स घटने लगे, हल्के बिट इफेक्ट आया, तो पेरेंट को ट्रिगर करता है कि यार पढ़ाई में कमज़ोर हो रहा है। आप इन चीज़ों को कैसे लेते हो? मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं लेता कि मेरे लिए ये बहुत नॉर्मल है। यदि बच्चा मान के चलिए 99% वाला था और वो 95 पर आ गया या 90 पर आ गया, मैं कह रहा हूँ 80 पर आ गया सर, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक चीज़ नोट करी कि उसको आपने एक अलग जर्नी दे दी। आज वो मान के चलिए डिबेट में है और डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, आज उसका कम्युनिकेशन कितना अच्छा होगा,
आज उसकी नॉलेज कितनी अच्छी होगी, जिस डिबेट पे टॉपिक पे उसने पार्टिसिपेट किया होगा उसने उसकी नॉलेज ली होगी, तभी वो पार्टिसिपेट कर पाया, तभी वहां कोई रैंक लेके आ पाया। करेक्ट। तो उसकी नॉलेज कितनी एक्सप्लोर हो गई, एक टॉपिक की एक अलग से एक एक्स्ट्रा करिकुलम में उसने पार्टिसिपेट किया। एजुकेशन उसकी 80% थी, आगे अभी वो 12th पास आउट करता है, उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्लैट हो गया ना। करेक्ट। कि वो क्लैट से अपनी एक एडवोकेट की जर्नी, एक जज की जर्नी एक उसने स्टार्ट कर दी, उसे तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया उसके करियर का। करेक्ट। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है? कहीं ना पेरेंट्स इसी चीज को नहीं समझ पाते कि वो शॉर्ट टाइम में देखते हैं। बिल्कुल। बट आपने जो बताया कि देखो आज नींव बन रही है, एंड स्कूल सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने भी अब फील करता हूँ कि स्कूल वो एक प्लेटफॉर्म है, घर के बाद स्कूल में ही तो है जी। घर में तो हम कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल। बच्चा कुछ भी कह देगा, बट स्कूल असलियत में बच्चे को फिर बनाता है। बिल्कुल। तो आपकी भी ये, आप यही सजेस्ट करते हो पेरेंट्स को कि आप लॉन्ग टाइम में सोचो? बिल्कुल, मेरा हर किसी से रहता है, आपकी एक छोटी सी टिप भी ना बच्चे को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। बच्चे को तो जरूरत है बस प्लेटफॉर्म की। आजकल बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। करेक्ट। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। करेक्ट। यदि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल जाए, बच्चा अपनी जर्नी खुद लिख देता है। आप कभी एक बार, आप भी स्कूलिंग आपने की होगी, आपने देखा होगा जब आपको कभी चांस मिलता था और स्कूल में कहते थे कि बेटा आपको मॉडल बना के लेके आना है, आप उस मॉडल को कितना क्रिएटिव बना के ले जाते थे। स्कूल वाले और टीचर्स भी कहते थे कि वाह कमाल कर दिया। ये मैं रोज देखता हूँ अपनी दिनचर्या में। जी जी। तो हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत है, बहुत टैलेंट है, उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। करेक्ट। तो अब जब आपने ब्राइट किंगडम को स्टार्ट करा, जी, ब्राइट किंगडम से मैं जानना चाहूँगा एक चल क्या रहा है माहौल, क्योंकि आप डील करते हो उस चीज़ में। जी। तो अभी पेरेंट्स का माइंडसेट, क्योंकि एक नई चीज़ आई है, एक नया कॉन्सेप्ट आया। जी। पढ़ाई तो थी, अब तक भी थी और आगे भी रहेगी। तो आपको जनरली क्या सिली क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं? सबका थॉट प्रोसेस अलग रहता है। करेक्ट है। एक स्कूल में यदि 1000 बच्चे हैं, मतलब 1000 पेरेंट्स, और 1000 पेरेंट्स की अलग 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 थिंकिंग, और प्रिंसिपल की सिंगल थिंकिंग। प्रिंसिपल की सिंगल थिंकिंग। करेक्ट। और वो सबको समझना, सबको देखना और सबको एक सेटिस्फाई करना, हर स्कूल का। जी। मैं हर स्कूल का बता रहा हूँ। जी। तो सबकी अलग अलग माइंडसेट रहते हैं कि आपने बच्चों, अब जैसे हमारी लैब में, ब्राइट किंगडम की जो अपनी लैब है, हमारे में स्वीपिंग का सामान रखा है, क्लीनिंग का सामान रखा है, झाड़ू रखी है, ओके। शूज़ रखे हैं ओके। लैब के अंदर, ओके। ठीक है, पूजा का सामान रखा है। ये छोटी छोटी चीज़ें, बटन बंद करने के लिए हमने वो अपना शर्ट्स रखी हुई हैं, टी शर्ट रखी हुई हैं, टिच बटन अलग अलग। तो उनसे हम क्या बच्चे को सिखा रहे हैं कि बच्चे को बटन बंद करना भी आना चाहिए। नर्सरी केजी में यदि बच्चा है, लेजेस टाई करने भी आने चाहिए। आपके कोई सामान गिर जाता है तो उसे स्वीपिंग करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए नहीं कि मेडी आएगी या मम्मा ही आएंगी और उसको क्लीन करेंगी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने गिराया है। अभी आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो कभी ना बच्चे के जैसे कॉर्नर लग गया, हाँ, तो हमारे पेरेंट्सों की आदत होती थी उस कॉर्नर को बीट करने लगते थे, इसकी गलती है, हाँ, इसकी गलती है। हाँ। आपने बच्चे के मन में एक चीज डला दी कि मेरी गलती नहीं थी, हाँ, गलती दूसरे की है, और वो उसको एक पॉइंट दे दिया आगे तक के लिए कि मेरी गलती तो होती नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूँ। और जो सबसे गलत थिंकिंग रहती है। ऐसे ही कभी बच्चा मार्केट में जाता है और किसी चीज के लिए जिद करता है, कोई टॉय लेना है, उसके पेरेंट्स की कैपेसिटी नहीं है दिलाने की, बट उसने जिद किया और वहाँ रोने लगा, तो पेरेंट्स अपनी कैपेसिटी से बाहर निकल के उसे ज़बरदस्ती दिलाता है, क्योंकि उसने वहाँ पर क्राइम करना स्टार्ट कर दिया। अब हमने बच्चे के माइंड में क्या डाल दिया कि यदि रोएगा, बच्चे को पता चल गया यदि मैं रोऊंगा तो पापा दिला देंगे, तो मम्मा दिला देंगे। हाँ। और ये सबसे गलत है, मैं इसको गलत पेरेंटिंग मानता हूँ। गलत। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हम अपने स्कूल में, लैब में ये चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं कि ये आपकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको खुद करना चाहिए। करेक्ट। और जब छोटे चीज़ों को सिखाया जाता है तो फिर जब कहते हैं ना जड़ मजबूत होती है तो बिल्डिंग बहुत अच्छी मजबूत बनती है। नींव जब मजबूत होती है तो नींव बनाने का ही काम स्कूलिंग करते हैं, स्कूलिंग एजुकेशन और पेरेंट्स के हाथ में रहता है। बिल्कुल। अच्छा, पेरेंटिंग पे बात आपने बोली, यहीं पे क्वेश्चन ये एक कर लेते हैं, संस्कार जी। तो अभी आपने एक बहुत प्यारी बात बोली, उसी से एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, राइट, पेरेंटिंग को लेके जी, राइट, और संस्कार को लेके जी। तो संस्कार आपके अकॉर्डिंग कितने ज़रूरी हैं? हमारे सागर भाई, आप देखते होंगे कि हर इंसान की कोई ना कोई चीज़ नींव होती है जी। तो हर इंसान की यदि मैं नींव की बात करूं तो वो संस्कार हैं।
और सबसे बड़ी मजबूती जो हमें मिलती है, सबसे बड़ी जो हमारी स्ट्रेंथ रहती है, वो हमारे संस्कार रहते हैं। एक आईएएस ऑफिसर बन जाए और उसके अंदर संस्कार नहीं है, ओके, नेशनलिटी नहीं है या संस्कार नहीं है, वो वहीं से आती हैं सारी वहीं से चीज़ें। आती हैं। और वो अपना उस एनर्जी को आईएएस ऑफिसर गलत डायरेक्शन में यूज़ करने लगे, तो हमारी कंट्री का और हमारे डिस्ट्रिक्ट का कितना बड़ा हार्म हो सकता है। तो संस्कार वो चीज़ है जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इंसान की, और मिलता वो हमेशा स्टार्टिंग पेरेंट्स से है। पेरेंट्स है। संस्कार कभी किताबी ज्ञान नहीं है, ओके, बुकिश नॉलेज नहीं है संस्कार। ओके, संस्कार वैल्यूज़ हैं, और वैल्यूज़ तब आते हैं जब पेरेंट्स उनको फॉलो कर रहे हों। बिल्कुल। आप यदि किसी बच्चों से कहोगे कि बेटा पैर छू, तो हो सकता है सुन के आपकी बात मान ले, एक आपने ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, उसने फॉलो कर लिया। बट यदि आप अपने पेरेंट्स के डेली फीट टच कर रहे हो, पैर छू रहे हो, और तब आपका बच्चा देख रहा है, तो वो दादा दादी के भी पैर छुएगा और आपके भी पैर छुएगा। आपको सिखाने की नीड नहीं है। आप डेली पूजा कर रहे हो, सुबह अपना जैसे मॉर्निंग में करते हैं, तो आपको उसे सिखाना नहीं पड़ेगा कि बेटा पूजा कर, वो खुद आएगा डेली और आपसे पूजा करना स्टार्ट कर देगा। तो ये संस्कार होते हैं। पर आज पेरेंट्स का, मैं मानूंगा मेनली पेरेंट्स का, कुछ पेरेंट्स का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो खुद फॉलो नहीं करना चाहते पर बच्चे से कराना चाहते हैं। करेक्ट। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि कहते हैं कि बच्चा ना तू बोलता है। मैं कहता हूँ आपके घर में तू कौन कौन किस किस से बोलता है? जी। आप हस्बैंड हैं, आप अपनी वाइफ से तू कह के बात करते हैं, आप कह के बात करते हैं। आप अपने पेरेंट्स से तू कह के बात करते हैं, आप कह के बात करते हैं। यदि आप सबसे आप कह के बात करते हैं तो आपका बच्चा ऑटोमेटिक आप कह के बात करेगा, वो तू कह के नहीं कर सकता बात। तो ये संस्कार हैं। अच्छा, संस्कार की बात आपने बोली जी। सोशल मीडिया का टाइम है, मतलब ना एक तरीके से आप तो मॉडर्न ही नहीं हो। अगर संस्कार की एक जड़ भी है, बस संस्कार को ना लोग ये समझ लेते हैं कि यार ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। पॉइंट है। हे डैड व्हाट्सअप, जब तक आप ये नहीं कर रहे पॉइंट है। आप तो बिल्कुल आप मॉडर्न नहीं हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओके। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। ये बेसिकली आप देखते होंगे तो 12 साल से लेके और 22 साल तक की एज वाला ये मैटर रहता है। 12 साल से और 22 साल वाली एज का रहता है। ठीक है। और यही टाइम रहता है कि एक अच्छी नॉलेज को ग्रैब करने का, कहते हैं ना नींव स्ट्रॉन्ग करने का। यदि जो इस धूमिल में मिल गया, एंटर कर गया, कि जिसको ये चीज़ फील होने लगी, यार मैंने यदि हाई डैड नहीं बोला ना तो मेरे फ्रेंड सर्कल पता नहीं क्या सोचेगा, जी। मैं तो पापा जी बोलता हूँ। जी। जिसने ये चीज़ सोच ली, समझ लो वो अपने फ्यूचर के साथ छेड़खानी कर गया, उसने अपना बेस हिला दिया जो उसका अब तक बेस बन रहा था। और जिसने पापा जी पे ही रहा, जो अपनी माँ को माता जी बोलता है, मामा बोलता है, वो मॉम पे आ गया या मम्मा पे इन छोटी छोटी चीज़ों पे आ गया जी, तो समझ लो वो दुनिया के हिसाब से चलने वाला इंसान है, वो अपने हिसाब से चलने वाला इंसान नहीं है। करेक्ट। वो लोगों को देख के सीखेगा, वो खुद नहीं सिखाएगा। तो एक ये बहुत बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस रहता है हमारी सोसाइटी में, जो बच्चों को बहुत ज़रूरी है समझना कि आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ आपके मॉरल एजुकेशन है, आपके संस्कार हैं जो आपको आपके पेरेंट ने दिए हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि ऐसा बच्चा कहीं भी डिस्ट्रैक्ट भी होता है और उनकी पेरेंटिंग अच्छी हुई है, यदि पेरेंट्स उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो दोबारा वापस उस पाथ पे आ जाएगा। यदि वो कहीं डिस्ट्रैक्ट भी हुआ है और पेरेंटिंग उसकी बहुत अच्छी हो रही है और पेरेंट्स उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और ठीक है, वो बच्चा वापस रिटर्न वहीं आ जाएगा। ये भी फैक्ट है। दो बहुत प्यारी बात कही आपने और दो बहुत प्यारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। नीड ऑफ द आवर कह लो उसको जानना, क्योंकि आप एजुकेशन की चीज़ों में डील करते हो, पेरेंट्स से ही मेनली आपकी वो चीज़ है डीलिंग। तो एक तो मुझे ये बताइए कि जब एक पेरेंट है जी, पेरेंटिंग की आप उनको क्या एक बेस्ट टिप देते हो, है ना? ये जो एक चीज़ आपने कही, पहले तो मैं इस चीज़ पे आप सुनना चाहूँगा। जी, पेरेंटिंग की टिप कुछ भी नहीं रहती। मैं यदि अपने पर्सपेक्टिव से देखूं तो पेरेंटिंग की टिप रहती है कि आपको लव कुश चाहिए जी, तो आपको राम सीता तो खुद बनना पड़ेगा। करेक्ट। करेक्ट, एग्जाम्पल तो सेट करना पड़ेगा। आपको खुद राम सीता आप बन जाइए, आपके बच्चे लव कुश अपने आप बन जाएंगे।
ओके, तो ये चीज़ आप लिटरली कह देते हो? हाँ बिल्कुल, हम हर पेरेंट से यदि कहीं कोई ऐसा कंसर्न आता है ओके। कि, तो मेरा हमेशा रहता है कि पहले आप खुद तो राम बनिए, तभी तो आपको लव कुश मिलेगा। करेक्ट है। आप खुद राम बनने के लिए रेडी नहीं है, एक्सपेक्टेशंस आपकी लव कुश जैसी हैं, तो ये तो फिर गलत है ना। करेक्ट है, ये गलत है। करेक्ट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बहुत बहुत प्यारी चीज़ें अभी डिस्कस हुई, पेरेंटिंग के ऊपर बात हो गई, मोरल एजुकेशन का भी, हाँ सेकंड पॉइंट था ये जो मोरल एजुकेशन आपने, जी मेरा आपसे क्वेश्चन हो रहेगा, मुझे भी ना क्वेश्चन है मेरे माइंड में भी काफ़ी टाइम से, मोरल एजुकेशन क्यों गायब हो गई हमारे एजुकेशन सिस्टम से? मतलब इसको मैं और करूँगा क्योंकि हमारे टाइम पे ना सर ने बहुत ही बाल सभा होती थी, है ना, ये बात संस्कारों की होती थी, कहानियाँ भी वैसे, एग्जाम्पल भी वैसे देते थे। मॉडर्नाइजेशन इतना हो गया कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या ये एजुकेशन सिस्टम की कमी है क्या ये? बहुत डीप है जो आप पूछ रहे हैं जी। मेरी अभी हो सकता है मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, एक्चुअली हमारे कुछ नेगेटिव एनर्जी हैं जो हमारी कंट्री को ख़राब करने का ट्राई कर रही हैं। उन नेगेटिव एनर्जी जो हैं उनका सबसे बड़ा टारगेट है कि हमारे संस्कार, हमारे मॉरल एजुकेशंस ये ख़त्म होने चाहिए। इंडिया को यदि ख़त्म करना है तो ये चीज़ें ख़त्म होनी बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने टारगेट किया था, उन्होंने नदियों को टारगेट किया था, उन्होंने गाय को, जिसे हम गाय माता बोलते हैं, गौ माता बोलते हैं, उनको टारगेट किया था, और तीसरा उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को टारगेट किया था। ओके। और आप आज तीनों की दशा देख रहे हैं। फिलहाल की करंट गवर्नमेंट उन पर काफ़ी काम कर रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हमारी लेके आ रहे हैं, उसमें मॉरल एजुकेशन के भी काफ़ी फैक्टर्स हैं। जी जी। तो हमारी जो जड़ हैं वो हिलाने की बहुत प्रयास चल रहे हैं, ओके, वर्ल्ड वाइड। ओके। और आपने एक साथ कहा कि मॉरल एजुकेशन कैसे ख़त्म हो गई, हाँ, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का इफेक्ट पड़ा। करेक्ट। आज जैसे अभी हम कह रहे थे हाय डैड हाय मॉम, ये कल्चर कहाँ से आया? ये तो था ही नहीं हमारी भारतीय संस्कृति में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से तो आया ना। इंग्लिश को बहुत प्रायोरिटी दे दी गई। करेक्ट। तो ये कल्चर कहीं से तो आया होगा ना। हाँ, किसी ने किसी के घर में जाके लेटर तो डाला नहीं। इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी फ्रेगनेंस क्रिएट करने का ट्राई किया गया कि जिससे ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डल जाए और लोगों को पता भी ना चले। सबसे बढ़िया हथियार वो होता है जो दिखता नहीं है। ओके। सबसे बड़ा वेपन वो होता है जो दिखता नहीं है। आपको कब दिखा कि कब हमने पापा जी और माता जी कहना छोड़ दिया और मॉम और डैड पे आ गए? ये दिखा नहीं है। ये दिखा नहीं है। कब हमारी गंगा जो बिल्कुल साफ रहती थी, नदियाँ, वो कब पॉल्यूटेड हो गई, हमें नहीं दिखा। कब गाय हमारी रोड्स पर आ गई, हमें नहीं दिखा। तो ये वो वेपन्स हैं जो दिखते नहीं हैं और इनका असर बहुत गंदा रहता है। तो ये चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट्स में हैं, बट अब इनका ट्राई चल रहा है और बहुत ज़रूरी है मॉरल एजुकेशन, जो आपका मेन क्वेश्चन था। मॉरल एजुकेशन यहाँ गायब हो गई जी, मतलब ये एकदम से गायब हो गई। बिल्कुल। तो आपका कहना ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारी जो कंट्री को, नींव को हिलाने का ट्राई कर रही हैं, जो हमारी कंट्री का, जो हमारे देश का और भारतीय संस्कृति का जो संस्कार है, जो नींव है, उसको हिलाने का जो प्रयास चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो ये उसमें से एक, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको छोटा सा दिया कि ये यहाँ का इफेक्ट हमें ऐसे देखने को मिलता है। किसी दिन इस टॉपिक पे हम सेपरेट, आज एजुकेशन के ऊपर है हमारा पॉडकास्ट, बिल्कुल, इन चीज़ों पे हम जरूर सेकंड एक बार आपका पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये थोड़े अलग टॉपिक हैं। जी बिल्कुल, एजुकेशन से थोड़ा अलग है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप अभी होमवर्क का ना बहुत वैसा रहता है, बिल्कुल आप देख रहे हो, रील्स भी होती हैं जी, है ना, आजकल तो बहुत फनी रील्स हैं। तो ज़्यादा होमवर्क देने से जी क्या बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी बस एक मेंटलिटी है कि ज़्यादा होमवर्क देने से बच्चा बहुत अच्छा बन जाता है। नहीं, बच्चे को होमवर्क उतना देना चाहिए जितना बच्चा उस चीज़ को ईजिली कर सकता है। ये नहीं कि बच्चा, एक टाइम टेबल रहता है, मैं आपको एक थोड़ा सा टाइम टेबल बताता हूँ जी, कि 24 आवर्स रहते हैं हमारे, एक बेसिक 7 to 8 आवर्स के हमारी स्लीपिंग टाइम रहता है, 6 आवर्स का हमारा स्कूलिंग टाइम रहता है। ओके, ठीक है, टोटल 14 आवर्स हो गए, 6 और 8 14 हो गए, रिमेनिंग 10 आवर्स हमारे पास बचते हैं।
10 आवर्स में से आप मान के चलिए कि 1 आवर या 2 आवर हमारा बीच में हम जो अपने डाइट्स लेते हैं उनका आप अलग निकाल लीजिए, फिर भी 8 आवर्स बचते हैं। हमारे पास पूरे दिन में 8 आवर्स रहते हैं जब हमारे पास स्लीपिंग और स्कूलिंग और अपना जो हम डाइटिंग का जो डाइट्स का टाइम रहता है उसके अलावा 8 आवर में से 4 आवर्स, वो भी 6 क्लास से ऊपर, 5th से ऊपर 4 आवर्स एक बच्चे का स्टडिंग के लिए ठीक रहता है 6 to 8th। 8 से आप यदि आ जाओ 12 तक तो अराउंड उनको 6 आवर्स निकालना एक अच्छा रहता है कि 6 आवर्स यदि निकालें जी। पर रिमेनिंग जो आवर्स बचते हैं उसमें बच्चे को फ्रेश रहना चाहिए, अपना चिल करना चाहिए, उसे अपना स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक बच्चे के लिए। एक ये टाइम टेबल बच्चे का होना चाहिए, जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव कहता है, क्योंकि उस पे उसे हर चीज़ की एजुकेशन मिल रही है फिर। करेक्ट। पर वर्क ज़्यादा दे के कि आपने उसको दे दिया 8 घंटे का काम जिसका कोई वर्थ ही नहीं है, ये मेरे समझ से परे है। बहुत प्यारी चीज़ बोली आपने, बट इसमें मेरा सवाल है जी इतना टाइम आपने बता दिया और ये मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा, जो ये ट्यूशन कल्चर है जी, इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि बच्चे को स्कूल में इनफ हो जाता है, बिल्कुल। फिर समहाउ ना एक भेड़ चाल चल जाती है कि भाई मेरा बच्चा तो जा रहा है ट्यूशन, बिल्कुल। तो ट्यूशन कल्चर पे आपका स्पेसिफिकली क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आजकल जो पेरेंट्स खुद अपने बच्चे के लिए हेडेक नहीं लेना चाहते, जी, और ये नहीं कह रहा कि वो एजुकेटेड होने चाहिए या वो एजुकेटेड नहीं है, ओके, वो इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और किस चीज़ के लिए फॉलो करते हैं कि स्टेटस सिंबल, कि यदि साइड वाला बच्चा ट्यूशन जा रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं जा रहा ट्यूशन, मेरा बच्चा भी तो ट्यूशन जाना चाहिए। तो मैं ट्यूशन्स को बहुत कम इंपॉर्टेंस देके चलता हूँ। उसका रीज़न क्या है कि देखो, 2 चीज़ें होती हैं कि स्कूल में होमवर्क मिला, बच्चे को आज एक कोई एक्सरसाइज कराई, एक्सरसाइज में मान लीजिए टोटल 12 सम थे, टीचर ने उसे एग्जाम्पल करा दिया और 4 सम करा दिए और नेक्स्ट 4 सम करने के लिए दे दिए। जी, अब बच्चा क्या करेगा, ट्यूशन में जाके वो नेक्स्ट 4 सम टीचर से करा लेगा, ट्यूशन टीचर से, और आके वो बच्चे को मैम को दिखा देगा अगले दिन। टीचर सेटिस्फाई, हाँ, ट्यूशन टीचर सेटिस्फाई, हाँ। पेरेंट्स सेटिस्फाई क्योंकि कोई कंप्लेंट नहीं आ रही। जी, अब बच्चे ने अपना माइंड तो यूज़ ही नहीं किया। जो बच्चे को घर पर उन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना था, उन्होंने वो तो यूज़ ही नहीं किया। करेक्ट। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। दूसरा, हमें अपने बच्चे को आज पेरेंट्स बच्चों को ना थोड़ा सा स्टेटस सिंबल की तरह देखने लगे हैं, और वो स्टेटस सिंबल ना उनको सबसे ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि हम जितना बच्चों के लिए टाइम दे देंगे ना, आज यदि हमारे लिए सबसे बड़ी जिसे कहते हैं वेल्थ है, वो हमारे बच्चे हैं, हमारी जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, और हम उनको ही सबसे ज़्यादा कम टाइम देते हैं। आज आप देखते हैं कि ना 4 साल के बच्चे के सारा आई स्पेक्स लग गए। आप देखते हैं कि ना कैविटी प्रॉब्लम्स हो गई टीथ में। वो क्या रहा है उनके साथ कि वो बच्चा जब से उसने जन्म लिया है उसने टीवी और चॉकलेट्स ही करा है। टीवी देखा है और चॉकलेट्स खाई हैं। टीवी इसलिए देखा है क्योंकि मम्मा काम में लग रही है, बच्चा टीवी देख रहा है, या फादर काम में लग रहे हैं, बच्चा टीवी देख रहा है। यदि वो रो रहा है तो उसको चॉकलेट्स ला के दे दिया, ब्रेड्स ला के दे दिए, चॉकलेट, फास्ट फूड ले दिया। तो ये चीज़ें उस बच्चे को बहुत हार्म कर रही होती हैं। उस टाइम पे तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं और पेरेंट्स को लगता है हाँ शांत है, बट उस टाइम यदि वो पेरेंट्स उस बच्चे के साथ एक्टिविटी खेले, उसके साथ थोड़ी मस्ती करे, थोड़ा उसके साथ चिल करे, तो वो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बट जहाँ बच्चे को आप, क्योंकि पहले क्या होता था, जब हमारे दादाजी के टाइम पर घर में काफ़ी बच्चे होते थे तो वहाँ पर पेरेंट्स अपना काम करने में बिजी रहते थे, बच्चे आपस में खेलने में बिजी रहते थे, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। आज घर में एक वो चल रहा है हम दो हमारे दो, और उसकी वजह से 1 या 2 बच्चे ही होते हैं। उस बच्चे को एक इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, उस इन्वायरमेंट पेरेंट्स उतना टाइम नहीं देना चाहते, क्योंकि इसलिए वो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टीवी और चॉकलेट्स हाथ में पकड़ा देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ इस टाइम पर जो चल रही है, जो हम फेस कर रहे हैं, और वो पेरेंट्स बाद में इस चीज़ के लिए अफसोस भी करते हैं। करेक्ट। जब वो हॉस्पिटल जाता है और जो 4 साल के बच्चे के इंजेक्शन लग रहा है आँख में, और जब उसके कैविटी हो गई है और पूरा ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो उस टाइम पर पेरेंट्स कहता है ये क्या कर दिया, और फिर इतना रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि बच्चे को लगता है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जेल है मेरे लिए तो अभी, अब ये मेरे लिए जेल है।
तो जितेश भाई अभी ना बहुत प्यारी चीज़ कही आपने, जिद का चीज़ छेड़ दिया कि बच्चा जिद करता है तो पेरेंट्स कुछ भी करके दे देता है। बिल्कुल। आप भी पेरेंट हो एक, फाइनेंशियली बहुत सही हैं अभी, सब सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो जब आपका बच्चा जिद करता है, जी अभी मुझे नहीं पता, पर जब करता है जी। तो आप छोटे बच्चे को कैसे समझाते हो? एक्चुअली जिद किस चीज़ के बारे में हो रही है, हमें इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ओके। यदि ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइन से क्रॉस करके कोई चीज़ जिद कर रहा है, तो बेशक मुझे पता है, मैं हो सकता है कि फाइनेंशियली मैं उसको दिला दूं वो चीज़ बाय चांस, ओके। बट मैं नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि उसे अपनी फिर लिमिट्स नहीं पता होंगी कि मेरे लिए इस टाइम पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, और वो वैल्यूज़ करनी नहीं सीखेगा। मैं आपको बताता हूँ, घर में कई बार कहते हैं कि मैं टॉयज़ कम लेके आता हूँ। मेरी अपनी है एक, सब मदर भी कहती हैं ले आया करो, वाइफ भी कहती हैं कि, बट मेरा अपना कंसर्न रहता है कि मैं बहुत कम टॉयज़ लेके आता हूँ। ओके। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ सागर भाई, क्या रहता है कि जितनी कम चीज़ें रहती हैं ना, उतनी ज़्यादा यूटिलाइज करना उसे आता है। अब बच्चा क्या करता है, जितने टॉयज़ हैं उन्हीं से ही कोई नया तरीका देखता है कुछ प्ले करने का। ओके। वो अपनी क्रिएटिविटी को उनमें लगाता है, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है कि वो अपने माइंड को एक एक्सप्लोर कर रहा है, और एक अलग उन चीज़ों से ही कुछ अलग गेम बना लिया। आप एक गेम को एक गेम के तरीके से खेल रहे हैं, पर बच्चा उस गेम को 10 तरीके से खेल सकता है जब उसके पास वही चीज़ है तो। और जब उसे ऐसा लगता है, फिर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लाते, बट एक चीज़ रहती है कि उसे खेलने तो दो, अभी इसका प्रॉपर यूटिलाइज तो करने दो। अभी उसका प्रॉपर यूटिलाइज हुआ नहीं है, हम दूसरा उसे लाके देते, वो उसमें इंटरेस्ट कैसे दिखाएगा? उसकी वर्थ तो खराब हो गई ना। हम जो उसका पे करके आए उसका तो रिटर्न कुछ मिला ही नहीं ना। और बच्चे को क्या लगा, मेरे लिए तो सब कुछ आराम से आ जाता है। सही बात है, सही बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत मतलब कि डीप भी बात कह लो इसे आप, कि अगर हर पेरेंट ऐसे सोच पा रहा है, क्योंकि बचपन में जितना क्रिएटिविटी बच्चे की इंक्रीज हो सके, बिल्कुल उतना अच्छा है। उतना अच्छा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बच्चा किस तरीके से सोच पा रहा है। उसकी थिंकिंग आपसे मल्टीपल एक्स है, मल्टीपल एक्स। मतलब आप उसको, मतलब 100x कह लो, 1000x कह लो, इन्फिनिटी एक्स कह लो, उसकी थिंकिंग आपसे बहुत डिफर है। आपकी थिंकिंग क्या होगी, मेरी कंपनी को कैसे ग्रो करना है, फैमिली में अपना सब्जी आ गई, काम मम्मी ने कोई 2-3 काम बताए हैं, वो गैस आ गई है, सब्जी आ गई है, सारी चीज़ें, और कंपनी में एम्प्लॉयज़ की सैलरी चली गई है, अब आगे कैसे ग्रो करना है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में घूमती रहेंगी। बट बच्चे के माइंड में इनमें से कोई चीज़ नहीं रहती, उसका फ्री माइंड रहता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत अपर लेवल का रहता है, जो आप नहीं सोच सकते, आप कनेक्ट भी नहीं कर सकते, कनेक्ट ही नहीं कर सकते। तो उसको करने दो ना, उसको करने दो। यदि अभी हमारी डिस्कशन चल रहा था, तो मैं आपको बता रहा था कि यदि किसी पेरेंट्स ने किसी बच्चे को टेबल सिखा दिया 2 का, तो वो 10 जगह उस बच्चे को कहेगा 2 का टेबल सुनाओ, मैंने याद कराया था। अब उसको 2 के टेबल में आपने इतना कंफ्यूज करके रख दिया कि बच्चा और कुछ सोचे, अरे बाबा वो अपने किसी मान लो पार्टी फंक्शन में गया है, किसी बर्थडे पार्टी में गया है, उसको एक्सप्लोर करने दो ना कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, बैलून लगते हैं, केक कट होता है, सब आते हैं, कैसे मिलते हैं, बच्चों के साथ डांस कर रहा है, खेल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, आप उसे 2 के टेबल में एंटर करा रहे हो। अरे उसका स्टडी टाइम था, वो हो गया, वो घर पर था। लोगों को नहीं, लोगों को तब दिखेगा जब वो 12th पास करके, ग्रेजुएट पास करके कोई अच्छी कंपनी में, या अच्छा कोई प्रोफेसर, IAS ऑफिसर, या वो प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर कुछ बन जाएगा, वो अपने आप दिखेगा लोगों को। आपकी 2 के टेबल से नहीं दिखेगा कि वो बहुत स्मार्ट है। हाँ, ये तो है, मतलब ये है, चीजें दिखा देते हैं, वो एज अ ट्रॉफी प्रेजेंट करते हैं, एज ए ट्रॉफी प्रेजेंट करा जाता है, जो बहुत गलत है। मतलब बच्चों को एक्सप्लोर करना बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ आपने बहुत बोली कि टाइम देना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल। तो आज की डेट में जिन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, टाइम सबके पास है, बट आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि बच्चों के साथ टाइम कैसे स्पेंड करें, कितना करें, क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल, बच्चों को टाइम देना सबसे ज़्यादा मस्ट है। ओके। उसके लिए आपको, आपकी मान लीजिए इनकम, हस्बैंड वाइफ दोनों लग रहे हैं और दोनों जॉब पे जा रहे हैं, और आप बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, तो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि फिर आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं।
क्योंकि आपका माइंडसेट बन गया है केवल मनी और इंटेंशन, कि केवल मनी हमें गेन करनी है, केवल मनी, हमें पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वहाँ हम अपने बच्चे का फ्यूचर बहुत खतरे में डाल रहे हैं और ये बहुत गलत है। जहाँ आपको लगता है कि मुझे इतने से काम मेरा अपना अच्छा चल रहा है, और अच्छी बात है, सोचना चाहिए, करियर के बारे में सोचना चाहिए, बट करियर तो हमारा बच्चा है ना, जो आया है इस दुनिया में। हमने उसको ही यदि टाइम नहीं दिया, उसको ही अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, वो क्या करेगा? वो बड़ा होगा, एक फॉरेन कंट्री में ट्रिप मारेगा, यही क्वेश्चन आने वाला था मेरा भी। और उसके बाद आपके क्रिमिनेशन के टाइम पर भी वो यहाँ पर नहीं होगा। आपका जब संस्कार हो रहा होगा तो वो उस टाइम पर यहाँ नहीं होगा, तो आपका वो पैसा कहाँ गया? आज मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ सुन रहा था सागर भाई, कि अभी चल रहा है आपका 2025 जी 2025 जी। ठीक है, आप 3025 ओके या आप 2135 ओके अगले 100 साल बाद, ओके। ज़्यादा आगे पहुंच गए। मैं आपको बता रहा था 2125 में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? आप होंगे इस दुनिया में? बिल्कुल नहीं। नहीं होंगे। आपका हो सकता है जो घर हो उसमें भी आप तो नहीं होंगे। नो। आपकी फ़ोटो हो ना हो, आपकी यादें हो ना हो, XYZ, सबके लिए क्वेश्चन है। जी। हम किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं? आज जो आपके बहुत सारे इच्छाएं होंगी, बहुत सारे सपने होंगे, आपने उसके लिए यदि कोई गलत ट्रैक थोड़ा सा भी चुन लिया और उसके लिए यदि किसी की लाइफ स्पॉइल हो गई, तो 2125 में आप उसको अपने साथ लेके जाने वाले हो? या जब होंगे आप, जब आपका डेथ होगा, आपको नहीं पता, आपको कल का नहीं पता। कल का नहीं पता। तो यदि आप अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं, जितना अच्छे से अच्छा दे सकते हैं उतना अच्छे से अच्छा दीजिए। आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को जितना अच्छा रख सकते हैं उतना अच्छा रखिए। आप जिसके साथ भी कनेक्टेड हैं उनके साथ इतने अच्छे से रहिए, इतने अच्छे से रहिए कि आपको अपने आप ही एक अलग वाइब्स आने क्रिएट हो जाएंगी। एक हैप्पी इन्वायरमेंट आपके आउटसाइड हमेशा रहेगा, आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कभी ये चीज़ कभी भी सोच के देखिए कि 100 साल बाद मुझे कौन देख रहा है, कौन पहचान रहा है। मेरा ईगो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी से यदि तू कह दिया ईगो बड़ी प्रॉब्लम है, वो ईगो कहाँ रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा भाई, आप यहीं रह जाओगे। तो जितना आप अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे से मिल सकते हैं, अपने परिवार को टाइम दे सकते हैं, अपने एक वर्किंग का जो आपका इन्वायरमेंट है, एक फैमिली ये भी रहती है, इसको टाइम दे सकते हैं, किसी के दुख में किसी की हेल्प कर सकते हैं, यही आपके लिए बेस्ट है। सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए ये है। तो मतलब आज अगर हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, और आप ये क्लैरिफाई भी करना, यही रीज़न तो नहीं है कि बच्चे एक टाइम बाद माँ बाप को छोड़ के कहीं चले गए हैं? सागर भाई, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है, और कर्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा रिटर्न मिलता है। करेक्ट। आपने यदि कहीं एक लाइन भी कोई पढ़ी होगी तो वो लाइन भी आपको कहीं काम आएगी, 100% है। तो पेरेंट्स यदि उन बच्चों को पैदा करके और ये सोच रहे हैं कि ठीक है इनको अब एक कोई मेड दे दी जाए और अब इनको पैसे से पाला जाए, जी, मतलब मैं सिंपल एक जी, जी, ओपनली होके बोलूं हाँ। कि वो पैसों से पाला जाए, जी, तो वो पेरेंट्स भी पैसों से ही पलेंगे आगे जाके, क्योंकि उनको भी यही कह दिया जाएगा कि वो फॉरेन में होंगे, ठीक है हम आपको ना 20,000 या 30,000 या 50,000 मंथली आपको भेज दिया करेंगे और आप अपना ध्यान रखना। तो कर्मा हमेशा रिटर्न आता है। तो आपने यदि इस टाइम पर अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया और उनकी परवरिश बहुत अच्छे से नहीं की, तो आप भी रेडी रहिए। आप कितना ही कमा लीजिए, आप करोड़ों कमा लीजिए, अरबों कमा लीजिए, मिलियंस बिलियंस, जितना कमाना है उतना कमा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब डीप बात बोली आपने। और अभी महाकुंभ की एक चीज़ चल रहा है, एक टाइम चल रहा है, एक IIT बाबा करके भी फेमस हुए हैं, सेम केस है जी, कहीं ना कहीं उसको ट्रॉफी की तरह प्रेजेंट करा किया गया। और आज वो बच्चा इतना कि तुमने मुझे वक्त पे प्यार नहीं दिया। बिल्कुल, आज मैंने सुना है उनके बारे में, देखा भी है, और उनकी मैंने एक दो चीज़ देखी। वो एक
सनातन जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको साइंस से वो कंपैरिजन करके जी। बताते हैं कि हम साइंस अभी हमारी बहुत डाउन है, जो भारतीय संस्कृति है और जो वेदास हैं इनमें बहुत सारी बहुत कुछ है, वो हर चीज़ को रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे में। और सेम आपने जैसा बताया कि वो पेरेंट्स के बारे में, मतलब कर्मा हमेशा रिटर्न करता है। मेरा सीधा सा एक सिंपल यही कहूँगा, ये एक लाइन में सम अप कर एक, सकते हैं हम, बिल्कुल। जैसा आज आप कर रहे हो आप कर रहे बच्चा हो, कल को आपको कॉपी करेगा। और बच्चा नहीं, आप किसी के साथ भी कुछ भी कर रहे हो, आप किसी के साथ भी, आप पार्टनरशिप में हैं, आपको यदि कहीं पर कोई धोखा मिल जाता है, आपके साथ कोई गलत कर जाता है, तो उसको रिटर्न मिलेगा। आज नहीं तो कल 100% मिलना है। जो जितनी रिश्वत लेते हैं, जो ऑफिसर्स जितनी रिश्वत लेते हैं, आप कभी नोटिस करना, रात को गोली लेके सोते हैं, दवाई लेके सोते हैं, उनके बच्चे अच्छे संस्कार नहीं पालते। मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि ना, आपने जो आपके पास बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, ओके, इनको यदि आपने अच्छे से पढ़ा दिया, आपके बच्चे अपने आप पढ़ जाएंगे। वो टीचर से भी यही चीज़ कहते हैं कि आपने इनको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, तो जो आपके अपने बच्चे होंगे वो अपने आप बहुत अच्छे से पढ़ जाएंगे। और ये फैक्ट है कि आप जितना दे सकते हो उतना दे दीजिए। अभी तक तो बहुत सही बातचीत रही, मतलब हमने पेरेंटिंग को कवर कर लिया, बच्चों के बेसिक चीज़ों को कवर कर लिया, टाइम टेबल के ऊपर आपने बातें करी, तो बहुत चीज़ें अलग भी छिड़ी, संस्कारों के ऊपर बात छिड़ी, मॉरल एजुकेशन के ऊपर बात छिड़ी, बहुत सही। तो क्योंकि ना ये तो हम हमेशा एज अ पेरेंट मतलब अपना ही देखते हैं, बट ये कन्वर्जेशन बहुत लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ये एजुकेशन सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस पेरेंट की एक बात चल रही है, दो लोग, दो साइड, दो पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और है, थोड़ा सा स्किल बेस पे भी चीज़ें ले आते हैं जी। कम्युनिकेशन को आप आज की डेट में किस तरीके से देखते हैं? मतलब जब हम इंटरव्यूज़ लेते हैं ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल से बच्चे आते हैं, कॉलेज से बच्चे आते हैं, ठीक है आपके नंबर अच्छे हैं जी, बट आपको पता है कि आपको लोगों से डील करना है जी, तो कम्युनिकेशन को मैं सिर्फ इंग्लिश के तौर पे नहीं देखता। जी, बिल्कुल। इंग्लिश एक बहुत छोटी चीज़, आज एक मानसिकता है, पॉइंट है देश में, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, जैसे वो हाई पापा वाली, हाई डैड वाली बात चल रही थी। तो कम्युनिकेशन को आप एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, और आपका पर्सनल मानना क्या है कि क्या होनी चाहिए हर स्टूडेंट के अंदर स्किल? कम्युनिकेशन बहुत मस्त है हर बच्चे के लिए। ओके, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। जब आप एक अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस अपने आप से एक अच्छा क्रिएट होगा। और कम्युनिकेशन कब डेवलप होता है? जब आपको एक सर्कल अच्छा मिलता है, वो फैमिली सर्कल हो या फ्रेंड सर्कल हो। जब फैमिली सर्कल में भी उस बच्चे की बात सुनी जा रही है तो समझ लो उसका फैमिली सर्कल अच्छा है। करेक्ट। और जब बच्चे को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और बड़े बड़े अपनी बातों में लग रहे होते हैं तो वहाँ हम समझ लो एक बच्चे का कम्युनिकेशन सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं। करेक्ट। स्कूल में जी, जब एक वीक स्टूडेंट को नहीं सुना जाता तो स्कूल उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को ख़राब कर रहा है। एक सर्कल में यदि आप एक अच्छे से बोल पा रहे हैं और सामने वाला आपकी बात को सुन रहा है तो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। और कम्युनिकेशन सिस्टम हमेशा हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। करेक्ट। जब आपके पास नॉलेज अच्छी होगी तब आप कम्युनिकेट भी बहुत अच्छा कर पाओगे। तो क्योंकि वो कॉन्फिडेंस वहीं से आएगा। जब आपने मुझसे कोई चीज़ पूछी, यदि मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो मैं चुप हो जाऊंगा। और उस टाइम चुप होके सुनो। हाँ, सुनना भी बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन का ही पार्ट। कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा पार्ट है लिसनिंग। लिसनिंग कि आप जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छी आप नॉलेज लोगे, उतना अच्छा आप बोल पाओगे। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। बट आपने इंग्लिश का जिक्र छेड़ा। हाँ, आप एक मार्केटिंग एजेंसी हैं जी, आप हर टाइप का आप एचआर भी हायर करते होंगे, मार्केटिंग का भी आप हायर करते होंगे, डिजिटल वाला भी बंदा आप हायर करते होंगे, एडिटिंग वाला भी। अब आपने हायर किया बंदा और वो डिजिटल और एडिटिंग में ना बहुत परफेक्ट है बट उसे इंग्लिश नहीं आती। आप उसको हायर करोगे क्योंकि आप उसके वर्क को देख रहे हो। करेक्ट है। ठीक है, आप कम्युनिकेशन वाला बंदा देख रहे हो मार्केटिंग के लिए, आप उसमें इंग्लिश ढूंढोगे। तो इंग्लिश ज़रूरी है
इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। करेक्ट है। बट इतनी ज़रूरी नहीं है कि बिना इंग्लिश के कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। करेक्ट करेक्ट। तो आप इंग्लिश इतनी समझ, इतनी नॉलेज हर किसी बंदे को होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेट यदि सामने वाला कर रहा है तो उस चीज़ को गेट कर जाए, समझ जाए। ये बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, मैं ऐसा नहीं मानता। ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। आप जापान को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी है हर जगह। ओके जी। और हमारे यहाँ पर एक, आपने टॉपिक छेड़ा है तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे घर में इन्वायरमेंट रहता है टोटली हिंदी का। हाँ ठीक है जी। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है फिर उसे स्कूल भेज दिया जाता है। फिर उससे कहा जाता है कि जी इंग्लिश बच्चा सीख जाएगा। हाँ हाँ। और उसके ऊपर फिर प्रेशर क्रिएट किया जाता है इंग्लिश स्पीकिंग का। अब वो बच्चा 3 साल तक घर में टोटली हिंदी सीख के आया है। अब उसको कहा जाता है बेटा अब इंग्लिश सीख। ठीक है जी। फिर उसके बाद उसकी फर्दर स्टडीज़ चलती हैं। फिर अब घर में टोटली हिंदी का एनवायरनमेंट है, स्कूल में इंग्लिश का एनवायरनमेंट है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। अब वो बच्चा कई बार बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं। वो ना हिंदी को प्रॉपर जान पा रहा है और ना इंग्लिश को प्रॉपर जान पा रहा है। करेक्ट। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जिस बच्चे का जिस स्किल में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है उसमें उसको आगे बढ़ने दो। कम्युनिकेशन वाला बच्चा अपने आप दिख जाता है, ये बहुत अच्छा बोलता है, उसको बहुत ज़रूरी है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। बट किसी का इंटरेस्ट मान लो कोडिंग में है तो उसको कोडिंग में जाने दो। तो वहाँ पर कम्युनिकेशन आपका इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो हिंदी में बात कर रहा है तो भी बहुत अच्छे से बात कर रहा है, जवाब दे पाओ, इंग्लिश में बात कर रहा है तो भी बहुत अच्छे से बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी मैंने अपनी एक अपनी खुद की स्टोरी शेयर करूंगा जी, जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ। आज जितेश भाई 2 कंपनी रन कर रहा हूँ मैं। बेस्ट। ठीक है। अब जब मैं लोगों को बताता हूँ कि ये कैसा हुआ, क्योंकि कम्युनिकेशन की बात चल रही थी, तो स्कूल टाइम पे स्पीच कॉन्टेस्ट होते थे हमारे। मैं ऐसा बच्चा था, कभी समटाइम फर्स्ट भी नहीं आता था पहली बात तो, वो भी एक अलग स्टोरी सुनाता हूँ। बट फिर फर्स्ट आने लगा, फिर हमेशा फर्स्ट आया। पर जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो कहते हैं ना कि फिर चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं। अब वो भी सोच रहा है इंसान कि ये तो हमसे अलग है, ये हमसे अलग है, तो एक कॉन्फिडेंस आया, बिल्डअप होता है। मैं नॉर्थ कैंपस गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ भी मैं ग्रुप का लीडर ही रहा। बिल्कुल। आज बिजनेस रन कर रहा हूँ तो आज मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि इसकी शुरुआत हुई है मेरी उस कम्युनिकेशन से। एक प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, एक स्टेज फोबिया आपका खत्म हो गया, एक आपने 1000 बच्चों के सामने अपनी स्पीच रख दी। करेक्ट। तो स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। मैं ये मानता हूँ कि आप बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालो, जिसकी जो स्किल ज़रूरत है वो आइडेंटिफाई करते रहो, टाइम दो चीज़ों को। तो ये चीज़ें मतलब कनेक्ट करती हैं चीज़ें, बहुत ज़रूरी है। आज मैं स्ट्रांगली क्योंकि मुझे पता है भाई मैं बना कैसे पॉइंट हर किसी को पता रहता है, हर बच्चे को अपने टैलेंट के बारे में पता रहता है, शुरुआती पॉइंट पता है किसी को, मैं कहाँ से शुरुआत हुई। बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है और स्कूल को करनी चाहिए इन चीज़ों पे, और जितना कर सकें। मेरा तो ये पर्सनल कहना होगा। ठीक है। एक लास्ट स्टूडेंट लाइफ से क्वेश्चन है कि स्किल वर्सेस मार्क्स। हालांकि आपने आंसर दे दिया है कि स्किल को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए, बट आपका इस पे क्या थॉट प्रोसेस रहता है? मेरा हमेशा रहता है स्किल, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी स्किल रहती है। अब चीज़ें बदल गई हैं पहले से, बहुत बदल गई हैं। अब मैं एक चीज़ कहता हूँ कि बच्चे के अंदर यदि कोई स्किल है और इसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उसका फ्यूचर ब्राइट है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बट यदि कोई बच्चा मार्क्स लेके आ रहा है और उसके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है, आपने 99% स्कोर तो कर लिया, नॉलेज तो बहुत अच्छी ले ली, बट अब आपको नंबर आया है कि उसको एक्सप्रेस करने का, और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपका कम्युनिकेशन वीक हो सकता है, आपको स्टेज फोबिया रह सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ है आपका, तो फिर उस नॉलेज का क्या करेंगे? बट यदि आपके अंदर स्किल इंप्रूवमेंट था, आपके अंदर कोई स्किल है, तो आप उस चीज़ में सबसे ज़्यादा मतलब उसके आप किंग हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। रोबोटिक बन जाता है बच्चा बिल्कुल, जब बिल्कुल किताबी हो जाता है ना बच्चा। और हमारा पुराना जो एजुकेशन सिस्टम है, चलो अब ये क्वेश्चन छेड़ ही देते हैं जी, जब छेड़ चुका है तो, गुरुकुल का जो एजुकेशन सिस्टम था और जो आज का एजुकेशन सिस्टम है जी, आपका क्या मानना है कि कौन सा बेस्ट है? सर गुरुकुल का एजुकेशन सिस्टम का कोई कंपैरिजन नहीं है।
उसका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है और इतना बेस्ट है जिसका कहीं से भी कोई कंपैरेटिव नहीं है पूरे वर्ल्ड की एजुकेशन से। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में बच्चे को हर चीज़ सिखाई जाती थी। एक्चुअल में 360 डिग्री में काम यदि होता था वो गुरुकुल में होता था। गुरुकुल में ज्ञान तो आपको दिया ही जाता था, वहाँ पर साफ सफाई भी आप ही करते थे, भिक्षा भी आप ही मांग के आते थे, वो बेशक राजा का बेटा हो या नॉर्मल इंसान का बेटा भी हो। वहाँ पर भिक्षा भी आपको हर परिस्थिति में कैसे जीना है लाइफ में आगे, वो हर चीज़ सिखाई जाती थी। और आज के टाइम पर यदि हम बच्चे से क्लास में ये कहते हैं कि बेटा पानी ले आना, तो वहाँ पर पेरेंट्स को या बच्चे को ही बड़ा शाई फील होता है कि मैं पानी क्यों लेके आऊँ, पानी का काम तो पीएन का है। करेक्ट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज। बल्कि बाहर की कंट्रीज हमारे गुरुकुल सिस्टम को फॉलो कर रही हैं। आज आप जापान में देख लीजिए, जापान में क्या होता है एजुकेशन सिस्टम में, वहाँ पर स्वीपर्स नहीं होते, वहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती हैं। इतने बच्चे वॉशरूम क्लीन करेंगे, इतने बच्चे पानी लेके आएंगे, इतने बच्चे क्लास की डस्टिंग करेंगे, उनका एक ग्रुप, और वो चेन बनती है, वो रोटेट होती रहती है। आज हमारे इंडियन कल्चर में मैंने कहा ना कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दिया इन चीज़ों से रिलेटेड। बिल्कुल। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था, नहीं तो भारतीय संस्कृति, भारतीय गुरुकुल से बेस्ट कुछ ही नहीं था। जो वर्ल्ड फॉलो कर रहा है जिस चीज़ को, आज हमने छोड़ दिया वो फॉलो करना। केवल हाँ, हमारे कॉलर्स, वाइट कॉलर्स रहने चाहिए, धोती कुर्ता नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करती चली गई और हमें पता भी नहीं चला। इनविजिबल वेपन जो मैंने आपको बोला था, जो दिखता नहीं है। कहते हैं ना, किसी देश को खत्म करना हो तो उसकी एजुकेशन और उसके कल्चर को खत्म कर दो, वो दो, देश अपने आप खत्म हो जाएगा। और यही हुआ है। हाँ, पर बचाव भी काफ़ी था। जो हमारी संस्कृति के मूलभूत स्तंभ थे कि आज जो हम आराम से इन चीज़ों पे डिस्कस कर पा रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं बचा हुआ है। वरना यदि बचा नहीं होता तो हम डिस्कस नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी तक क्वेश्चन सही रहे, राइट? अब थोड़ा सा एक इस साइड भी लेके जाना चाहूँगा मैं आपको कि न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि स्कूल्स में भगवा रंग पहन के जा रहे हैं, लड़कियों को हिजाब पहनाया जा रहा है, कहीं पे तिलक नहीं लगाने दिया जा रहा है, जो भी चीज़ है। तो जो रिलीजियस एक एक्टिविटी है या एजुकेशन, क्या स्कूल का पार्ट होना चाहिए? सीधा सीधा सवाल मेरा आपसे ये होगा, क्या स्कूल का कोई धर्म होता है? नहीं, स्कूल का कोई धर्म नहीं होता। ओके। हमारे पुरानी संस्कृति में भी ये रहा है, गुरुकुल में हर बच्चा आता था और हर बच्चा एजुकेशन लेता था। अब वो बच्चे की चॉइस है कि वो गुरुकुल को चुनना चाहता है या नहीं चुनना चाहता। सेम स्कूलिंग का है। स्कूलिंग में यदि कोई ऐसी चीज़ हिजाब से रिलेटेड या इस चीज़ से रिलेटेड हो रही है, XYZ, ये सबके अपने अपने कंसेप्ट रहते हैं और अपने अपने व्यूज़ रहते हैं, बट स्कूलिंग एक एजुकेशन है जो सबको इक्वलिटी से दी जाती है। जब क्लास में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक क्लास में 25 से 30 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, तो वो सब इक्वल है। उसमें यदि कोई कंपेयर कर रहा है तो वो टीचर गलत है या वो स्कूल की कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बच्चों के साथ कभी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। बच्चे तो इस देश का भविष्य हैं। करेक्ट। उनको तो टीचर बना रहा है। जैसे एक कुम्हार बनाता है चीज़ों को, धीरे 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 करके बहुत अच्छा रूप दे देता है घड़े का, या तो सेम टीचर बच्चों के लिए वो चीज़ कर रहा है। यदि उसने वहाँ पर कंपैरिजन कर लिया थोड़ा सा भी, तो फिर उन बच्चों का नहीं, हमारे कंट्री का फ्यूचर खतरे में है। तो ऐसा इक्वलिटी का एक एनवायरनमेंट रहना चाहिए, कभी भी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन बहुत गलत है। तो ये चीज़ हर स्कूल में मोस्टली फॉलो होती है, तभी स्कूल रन कर पा रहे हैं। ज़्यादातर में फॉलो होती है, पर कोई एक दो ऐसे हो जाते हैं। वो सबका अपना माइंडसेट रहता है कि कुछ ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद काफ़ी कनेक्टेड हूँ सनातन धर्म से जी, बट स्कूल में मेरा कभी कंपैरिजन नहीं करता। क्लास में मैं, वो मेरा अपना पर्सनल है, वो मैं पर्सनल मानता हूँ। आज यदि मैं तुलसी, मतलब कुछ भी XYZ, मैं यदि टीका लगा रहा हूँ, वो मेरा अपना पर्सनल है। बट यदि मैं बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूँ, वो इक्वल होना चाहिए। वरना तो पार्शियलिटी यदि मैं करने लगूंगा तो मुझे टीचर कौन कहेगा? फिर तो मेरे टीचर बनने लायक ही नहीं हूँ, मैं खुद ही कहूँगा ये चीज़ को। तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये चीज़।
बहुत सही चीज़ आपने इस चीज़ पे बताई। और जैसा आप कह रहे थे कि आप टीका लगाते हो, जी। अगर यही चीज़ें बच्चे कर रहे हैं तो क्या ऐसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए स्कूल्स में? मतलब क्या स्कूल के कहते हैं ना दायरे से बाहर ये चीज़ें हों? स्कूल का एक डिसिप्लिन होता है जी, डिसिप्लिन, हाँ, और करेक्ट वर्ड। वो डिसिप्लिन फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। जी, अब मैं आपको बताऊं, यदि स्कूल में गीता पढ़ाई जा रही है, एक ओके, एग्जांपल, जैसे ठीक है। हमारे पहले हम पढ़ते थे, रामायण भी बुक रहती जी, थी, जी, जी। महाभारत भी बुक रहती हाँ। थी। यदि आप उस महाभारत को, रामायण को या गीता को रिलीजियस को माइंड में रख के पढ़ा रहे हो तो बहुत गलत है। ओके। यदि उसको एजुकेशन को माइंड में रख के कि इससे बच्चों को एजुकेशन बहुत अच्छी मिलेगी, तो फिर मैं उसको गलत नहीं मानूंगा। ओके। जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि यार गीता से इसे वैल्यूज़ पता चलेंगी बच्चों को, सभी को, कि सबका भला होना चाहिए। हमारे जैसे कहते हैं कि हम जब होता है तो बोलते हैं कि सर्व का कल्याण हो, जी, देश का कल्याण देश हो, का और कल्याण। इस टाइप से हम जब कहते हैं तो हम बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, हम सब एक हैं और सबका कल्याण होना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हो। उसको नॉलेज की तरह देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप उसको कनेक्ट कर रहे हो रिलीजियस से तो फिर वो चीज़ गलत। एपीजे अब्दुल कलाम है, उनसे अच्छा मैं कोई टीचर ही नहीं मानता। करेक्ट। वो बहुत बेस्ट है। वो उनकी कोई भी स्पीचेस सुन लीजिए आप, उनकी कोई भी थॉट प्रोसेस, उनका मतलब मैं बहुत अच्छा मानता हूँ उनको। स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे हैं। तो हमें नॉलेज देनी है स्कूल में, तो बच्चों को उस चीज़ पर फोकस सबसे ज़्यादा करना चाहिए। मतलब अगर किसी आप रिलीजियस चीज़ का वो भी ले रहे हो, एक रेफरेंस, तो अच्छी चीज़ें अच्छी बताओ होनी चाहिए और धर्म के बेस पे मत धर्म नहीं के पढ़ानी बेस पे, चाहिए। बिल्कुल। यदि आप बाइबल उठाते हो, कुरान उठाते हो, गीता उठाते हो, उसमें से यदि कोई अच्छी चीज़ आप बच्चों को देना चाहो, बिल्कुल देनी चाहिए, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट यदि बाय द रिलीजियस आप उस चीज़ को यदि करा रहे हो तो वो गलत ही है। पार्शलिटी, फिर आप गलत कर रहे गलत कर रहे हैं, गलत कर होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। सही, इस चीज़ का आंसर ठीक अच्छे तरीके से दिया आपने कि नहीं होना चाहिए। एंड अब एक मुद्दा इसी चीज़ से निकल के आता है कि स्कूल्स में सेक्सुअल एजुकेशन जी, कितनी मैंडेटरी है आज के टाइम के अकॉर्डिंग। लाइक हम इंसिडेंट सुनते हैं, गुड टच, बैड टच, बहुत चीज़ें हैं। तो बहुत। आपके अकॉर्डिंग इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए? मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि इससे रिलेटेड बहुत ज़रूरी है बात होना। ओके। एक्चुअली हम बच्चे तो भी छोटे हैं, वो तो सीख रहे हैं धीरे धीरे, पर सही गलत तो हम ही बताएंगे उनको। गुड टच, बैड टच, इसके बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी चाहिए। जितनी भी चीज़ें सेक्सुअली होती हैं, इनके बच्चों को इसके बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कई बार बच्चा, आप देखते हैं आजकल बच्चा, डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है, बच्चा कई बार मोबाइल ले लेता है, गलत वेबसाइट्स क्रिएट कर ली, कुछ खोल लिया, ओपन कर लिया, उसे बच्चे को नहीं पता कि इसका कितना बैड इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ रहा है। बट यदि पेरेंट्स या स्कूलिंग में XYZ दोनों जगह उनको, बच्चों को यदि उसके बारे में ओपनली टॉक हो रही है, बात हो रही है, तो बच्चे को हम समझा पाएंगे इजीली कि ये गलत है, ये हमारे माइंड को कितना गलत डायरेक्शन दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और यदि हम इनको छुपाते रहेंगे इन चीज़ों को, अभी क्या होता है कि मूवी चल रही है कोई, ओके, और मूवी में कोई ऐसा सीन आ गया कि हम क्या करते हैं, चैनल चेंज कर लेते हैं। या तो आपने चैनल चेंज किया और बच्चा आपके साथ बैठा है, या तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि इस मूवी में ऐसा कुछ आएगा तो हम बच्चे के साथ देखें ही ना। आपने चैनल चेंज करके गड़बड़ कर दी। चैनल चेंज करके बच्चा उस चीज़ को बाद में ज़रूर ढूंढने का ट्राई किया था कि पापा ने स्किप क्या किया था। हाँ, बच्चे के माइंड में आपने एक क्वेश्चन रेज कर दिया ज़बरदस्ती का, जो होना नहीं चाहिए, जो होना नहीं चाहिए था। उस टाइम पर बच्चे के माइंड में आता कि क्या स्किप किया था। वो जैसे ही मौका लगेगा वो उस चीज़ को ज़रूर रिपीट करके देखेगा बाद में, कैसे ना कैसे करके। और उस टाइम पर आप उसको नॉर्मल यदि चलने भी देते तो वो आपके साथ इतना कंफर्ट होता है, यदि उसके साथ कभी आगे कोई प्रॉब्लम भी होती तो वो आपसे डिस्कस करने के लिए आपसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। करेक्ट। बट आपने अपने आप ही उनके अपने और बच्चे के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया उस चीज़ से।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ का एक हवा बना दिया। उस चीज़ का एक बहुत और ये भी एक चीज़ है ना कि आप जिन चीज़ों को दबाते हो वो बिल्कुल वो चीज़ें ना, फिर वो बच्चा भी कहेगा यही करना आप तो। वो कुरेदेगा ना उन चीज़ों को। हाँ, जितना आप दबाओगे वो देखेगा क्या दबाया है, मैं देखूँ तो सही। बच्चे के अंदर तो क्यूरियोसिटी रहती है नई चीज़ों के लिए कि क्या छुपाया जा रहा है हमारे से। आई थिंक अब ये वक्त है कि इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देना इनको चाहिए, normal रहने दो। ये जनरल चीज़ें हैं बिल्कुल कि इतना हवा नहीं बनाना चाहिए। नहीं, आप जितना जर्नल आप इन चीज़ों को रखोगे, जितनी नॉलेज बच्चों को देके चलोगे, मेरा कहने का मतलब है नॉलेज, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। जितना कि उतना बच्चा आपके साथ कंफर्ट रहेगा। करेक्ट। और जितना आप इन चीज़ों से छुपाओगे, इन चीज़ों से दूर करने का ट्राई करोगे, उतना बच्चा भी सोचेगा पापा के साथ डिस्कस नहीं करनी ये चीज़, बच्ची सोचेगी मम्मा के साथ डिस्कस नहीं करनी ये चीज़। फैक्ट है। तो और वो फिर एक जनरेशन गैप क्रिएट होता चला क्रिएट होता चला जाता है, वही चीज़ें बिगड़ती हैं, वहीं से स्टार्ट होती वहीं है से बिगड़ने। चीज़ें गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि पेरेंट ही सही गलत बता सकते हैं बिना किसी उसके की लालच के। बिल्कुल अब वही बैरियर क्रिएट कर दिया वहाँ पे। एक फादर ही तो होता है जो हर बच्चे को अपने से ऊपर देखना ट्राई चाहता है कि मेरा बेटा मर से भी ऊपर जाए। मेरे से भी ऊपर इस दुनिया में गुरु, एक्चुअल गुरु और एक फादर, वो हमेशा उसकी ये ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा मर से भी ऊपर, बहुत ऊपर जाना चाहिए। करेक्ट है। तो वो कभी आपके लिए गलत कैसे सोचेगा? उसका तो ट्राई यही रहता है कि कितना बेस्ट अच्छा एनवायरनमेंट देने का ट्राई। ये एक अच्छा मैसेज भी निकल के आया कि अब ये चीज़ें नॉर्मलाइज कर दें, खुलकर बात करें, बच्चा सेफ भी रहेगा, बिल्कुल आपसे कनेक्टेड रहेगा। करेक्ट, आपसे कनेक्टेड रहेगा। करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ आपने अभी बोली थी, अब जब अभी पिछला डिस्कशन चल रहा था तो कि अब वैसे कपड़े नहीं पहनते, इन चीज़ों पे, तो स्कूल को लेके एक यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट जो आया था, आपके अकॉर्डिंग क्या यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट ठीक है? यूनिफॉर्म का कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है स्कूलिंग एजुकेशन से रिलेटेड। ओके। उसका रीज़न ये है कि यूनिफॉर्म हमें डिसिप्लिन सिखाती है। जब बच्चा यूनिफॉर्म पहन के आता है तो वो एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, एक रूटीन फॉलो कर रहा है। अब जब वो 12th पास करेगा, कॉलेज में उसे यूनिफॉर्म बहुत रेयरली मिलती हैं, बहुत कम कॉलेजेस में मिलती हैं। करेक्ट। तो उसे एक रूटीन फॉलो करना है, एक डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो उसके अंदर यदि आर्मी में आप किसी भी सोल्जर को देखते हैं तो वो डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि वो स्कूल में उसने सीखा है, उसकी बचपन से वो परवरिश हुई है। कॉर्पोरेट में वो इसलिए सरवाइव कर पा रहा है क्योंकि उसकी स्कूलिंग एजुकेशन ऐसी यूनिफॉर्म में हुई है, उसे पता है डिसिप्लिन कैसे फॉलो किया जाता है। यदि यूनिफॉर्म नहीं होगी तो एक स्कूल में डिसिप्लिन और एक एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं हो सकता जो एक होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म बहुत मस्ट है स्कूलिंग के लिए। डिसिप्लिन का बहुत बहुत सॉलिड पॉइंट आपने छेड़ा। मैंने जब अभी एक क्लास हमने पॉडकास्ट किया था तो भूप जी के साथ, पैरा कमांडो जो, तो उस पॉडकास्ट का भी अगर मैं जिस्ट निकालूँ ना कि एक सोल्जर को सिखाया क्या जाता है, घुमा फिरा के सिखाया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको फॉलो करनी है चीज़। हाँ तो ये इसमें ज़रूरी है चीज़ें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जो फिजिकल पनिशमेंट होती है जी, जो पहले तो होती थी, अब रूल रेगुलेशन कुछ बदल गए हैं जी, तो आपके अकॉर्डिंग कितना ज़रूरी है कि वो चीज़ें लौट कर आएँ, और किस हद तक फिजिकली पनिश करना चाहिए एक टीचर को? देखिए, पनिशमेंट का एक ऐसा रोल है हमारी लाइफ में कि वो बहुत अच्छा रहता है। यदि मैं अपनी बताऊं, गवर्नमेंट्स के अपने रूल्स हैं, नहीं होना चाहिए बिल्कुल जी। बट आप एक चीज़ नोटेड करेंगे, जब हमारे दादाजी और फादर के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम थी तो वहाँ पर टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे और एक हल्का सा भय भी रहता था कि नहीं काम किया तो फिर पिटाई भी लगेगी। और आज अभी आपने आर्मी का एग्जांपल दिया, आर्मी में पनिशमेंट बहुत अच्छी मिलती है, बहुत ज़्यादा। मैंने लास्ट टाइम आपका पॉडकास्ट देखा था तो वो बता रहे थे। तो यदि आर्मी में पनिशमेंट मिल रही है तो वो केवल डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए मिल रही है। हाँ सजा नहीं है वो, सजा नहीं है, वो आपकी लर्निंग है, लर्निंग है वो। यदि टीचर लर्निंग के माइंडसेट से बच्चे को पनिश कर रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है। और यदि वो टीचर थोड़ा भी गलत माइंडसेट से या थोड़ा सा बिल्कुल गलत माइंडसेट से थोड़ा सा भी उसे बीट कर रहा है तो वो बहुत गलत है। तो फिर मैं वो टीचर को टीचर ही नहीं मानता, वो टीचर टीचर ही नहीं है, फिर वो गलत प्रोफेशन में आ गए हैं, उन्हें प्रोफेशन चेंज कर लेना चाहिए अपना। तो मेरी जो अपना ओपिनियन है कि पनिशमेंट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बच्चे को एक
सही इन्वायरमेंट देने के लिए, उसका एक सही फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर करने के लिए आप उसको पनिश कर रहे हैं, हमें पता है, तो वो पनिशमेंट जायज़ है। बट यदि गलत इंटेंशन से आप पनिश कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। करेक्ट। और मुझे याद है स्कूल डेज, हमारे टाइम पे ही था प्रिंसिपल सर का डर। बिल्कुल वो रहता है, वो तभी आज उस चीज़ को आप उसी डिसिप्लिन की वजह से अपनी चीज़ें, आज आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, आप एक कंपनी चला रहे हैं, तो आपको पता है मुझे कितना डिसिप्लिन, कितना फॉलो करना है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा इसका मेन इसी की वजह से चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल वो चीज़ें अब मिसिंग है। अब डर नहीं रहा, अब फ्रेंडली कल्चर हो गया, शो ऑफ का ज़माना आ गया है। चीज़ों को दिखावटीपन लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगा है। लोगों को आज स्टेटस सिंबल ज़्यादा चाहिए, बेशक खोखला हो। आज लोग बाग बहुत अच्छी हाई सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, बट कई बार पता चलता है कि अंदर से बिल्कुल ही वो बैलून है कि पिन मारा और एक साथ सब खत्म। नहीं, बहुत सही चीज़ कहा कि देखो डर भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। नहीं, ये डेफिनेशन एक आपने सही कही, एक क्लियर कर दिया आपने कि अगर इंटेंशन ठीक है, हाँ, सिखाने के लिए है, सिखाने के लिए बिल्कुल, बट कोई वैसे ही अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा बच्चे पे, वो बिल्कुल गलत है। उसे टीचर नहीं होना चाहिए, मैंने ये भी बोला, होना चाहिए। बिल्कुल टीचर वही है जो बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसके लिए यदि कोई हार्ड स्टेप ले रहा है या उसको डिसिप्लिन फॉलो कराने के लिए वो चीज़ सिखा रहा है, तो बिल्कुल सर सही है। थिन लाइन का डिफरेंस है, बट बहुत मेजर है, बिल्कुल, जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जितेश भाई, अभी आपने एक शो ऑफ वाला, इसी लास्ट क्वेश्चन में एक चीज़ें कही थी कि शो ऑफ, तो टीचर को शो ऑफ जो करते हैं, चलो इसी से एक चीज़ याद आई कि खान सर हैं, अवध ओझा हैं, दिव्या कीर्ति हैं, मतलब ऐसे जो आज टीचर हैं, डायलॉग बाजी एक से एक, बच्चों को पसंद भी हैं, तो क्या फिर टीचर को शो ऑफ नहीं करना चाहिए? सागर भाई, इसमें मैं शो ऑफ नहीं मानता। आप दिव्या कीर्ति सर, आप खान सर बात कर रहे हैं, ये वो टीचर्स हैं जो आज के टाइम के स्टूडेंट्स को पढ़ रहे हैं। ओके। ये स्टूडेंट्स को कैच कर रहे हैं कि मैं अपनी नॉलेज को इनको कैसे दे सकता हूँ, किस तरीके से दे सकता हूँ। तो वो बच्चों को एक, उनकी साइकोलॉजी है कि इन बच्चों को यदि मुझे नॉलेज देनी है तो ये किस तरीके से नॉलेज दे सकते हैं, और उन्होंने बहुत सिंपल बना दिया है उस नॉलेज को, इसलिए बच्चे उनको पसंद कर रहे हैं। तो उनका ये शो ऑफ नहीं है। टीचर की, हर किसी की अपनी स्किल रहती है, अपनी टेक्निक रहती है, ये उनकी टेक्निक है। उस टेक्निक की वजह से वो इतने सारे आज पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आज फेमस हैं, तो वो अपनी स्किल की वजह से हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ पढ़ी है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। ओके। आज आप और हम भी उनको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जो बात करने का, उनका कोई आंसर, कोई भी क्वेश्चन उनके साथ पुटअप होता है तो उनका आंसर देने का तरीका इतना अच्छा होता है, वो किसी ना किसी स्टोरी से कनेक्ट कर देते हैं। और आज के टाइम पे यदि एजुकेशन को किसी एग्जाम्पल से बताया जाता है तो बच्चों को बहुत जल्दी समझ आता है। किसी भी क्वेश्चन को किसी एग्जाम्पल से, किसी स्टोरी से यदि समझाया जाता है तो बच्चा बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेता है। तो वही चीज़ वो फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने हर चीज़ को बहुत सिंपल बना दिया है कि उन्हें पता है कि, मैंने आपको बताता हूँ कि उन्हें पता है कि हमारे इंडिया की नर्सरी स्ट्रांग नहीं है। ओके। नर्सरी से जो 12th तक और कॉलेज में जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं है। ओके। और वो उस बेस से बात करते हैं कि जो बच्चे ने 5th क्लास भी नहीं पढ़ी हो और आज वो 28 साल या 25 साल का होगा, यदि वो भी उनकी वीडियो सुनेगा तो वो भी समझ जाएगा कि क्या कह रहे हैं। वो उस कंसेप्ट से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो इसमें गलत क्या है? हमारे इंडियन एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एक चीज़ की रही कि हमारे यहाँ IIT और IIM तो बन गए, गवर्नमेंट ने उन चीज़ों पे तो बहुत अच्छा ध्यान दे दिया, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान नहीं दे पाई। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उससे बहुत अच्छी होप है हमारी कि हो सकता है कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल सुधरेंगी। बट अभी तक जो थी उसमें क्या था कि बच्चों का माइंडसेट था बस 1st से 2nd में जाना है, 2nd से 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th कॉलेज के बाद फिर ढूंढ रहे हैं, जॉब में नहीं मिल रही। हमारे इंडिया में बहुत जॉब्स हैं, ये फैक्ट है। बिल्कुल। आप भी जब सर्च करते होंगे तो आपके पास जॉब्स तो बहुत है, बट आपको राइट पर्सन नहीं मिल रहा उस जॉब के लिए। करेक्ट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो चीज़ का सॉल्यूशन, वो जो चीज़ उनके साथ नर्सरी, 5th क्लास, 12th क्लास, कॉलेज में होनी चाहिए थी,
तो जो वो टीचर्स आपने बताया, दिव्या कीर्ति सर हो गए, खान सर हो गए, ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस एज में कर रहे हैं। बस इतना सा फर्क है। ये बहुत प्यारी लाइन लगी कि आज के स्टूडेंट्स को समझ के वो पढ़ा रहे हैं, समझ के पढ़ा रहे हैं, शौफ नहीं, आज के स्टूडेंट को समझ के पढ़ा रहे हैं। समझ के पढ़ा। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपने बात करी, तो आपके अकॉर्डिंग अब तक जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां रही हैं जी, वो क्या हैं और क्या सुधार हो सकता है? कमियां बहुत रही हैं। ओके। हमें एक्चुअली चीज़ें क्रैमिंग कराई गई हैं, हमें चीज़ें रटवाई गई हैं, रटवाई गई हैं। हमको चीज़ें समझाई नहीं गई। हाँ। हमको केवल माइंडसेट ये था कि 33% आपका पासिंग स्कोर होना चाहिए, 80% आपकी मेरिट होती है और 98% पे आप टॉपर बनते हैं। करेक्ट। हमको केवल इतना बताया गया, इतना बताया गया। और वो माइंडसेट फिर हमारा केवल उस पे रहता है। जो वीक बच्चा होता है उसका 33% पे रहता है, जो एवरेज बच्चा होता है उसका 80% पे होता है, और जो ब्रिलियंट बच्चा होता है उसका 98% पर होता है। करेक्ट। पर माइंड रहना चाहिए था कंसेप्ट की नॉलेज पर। उस चीज को हम मिस कर गए। यदि वो माइंड रहता कि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हैं, आपने जो भी कंसेप्ट पढ़ा वो बहुत आपका स्ट्रांग है, तो आज इंडियन जनरेशन अब तक वर्ल्ड की बेस्ट होती। इंडियन एजुकेशन इंडिया की बेस्ट एजुकेशन होती यदि हम हर चीज को समझ के पढ़ते। समझ के पढ़ते। फैक्ट। तो यही प्रॉब्लम है। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज की काफ़ी डिस्कशन हुआ है। काफ़ी 9th के बाद आप अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं, पर्सनल सब्जेक्ट, कोई भी आप एक सब्जेक्ट को चूज़ करके उसी पर ही आप आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay. ऐसे चीज़ें आ रही हैं। तो जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो हमें इससे होप है। जब आएगी एक्चुअलिटी तब पता चलेगी, तब पता चलेगी। बट अभी होप है। जो ये परफॉर्मा बताया गया है, दिखाया गया है, वो अच्छा है। और इससे हो सकता है कि जो नर्सरी वाली एक बात आपने कही, बात जो मैंने कही, उसका सॉल्यूशन अब निकल पाए, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो इसका बेनिफिट जरूर ले पाएगी। क्योंकि ना अभी अगर ये चेंजेस नहीं भी करे गए जी, तो ऑटोमेटिकली बच्चे शिफ्ट करने वाले हैं। बिल्कुल। कॉलेजेस में स्किल कल्चर आने वाला है, बिल्कुल ये चीजें होंगी। होंगी। अब बच्चा इंटरेस्ट को फॉलो करने लगा है। करेक्ट। और वही बच्चा सक्सेस है जो अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है। करेक्ट। इंटरेस्ट के, ठीक है। अभी एक स्टार्टअप कल्चर चल रहा है जी, इंडिया के अंदर, तो आप स्टार्टअप कल्चर को कैसे देखते हो और आप अपने स्कूल लेवल पे जी, आप क्या एक्टिविटीज़ करते हो इन चीज़ों को? बिल्कुल। स्टार्टअप लेवल इंडिया की नीड है। ओके। और जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, लोकल फॉर वोकल, और जी। ये चीज़ें हमारी कंट्री को एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देती हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देती हैं। और एक स्टार्टअप कल्चर से सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंडियंस को ही एक दूसरे से मिल रहा है। करेक्ट। और इससे बच्चों के अंदर स्किल इम्प्रूवमेंट जैसी एक डोज मिल रही है उनको, ये बहुत अच्छी है। क्योंकि जिस बच्चे का जिस स्किल में इंटरेस्ट होता है वो उसी टाइप का करियर अपना चुनना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल सही। उसी में अपना आगे ग्रोथ देखता है। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि बच्चे को अपने इंटरेस्ट का वर्क मिल जाता है। और जब बच्चे को अपने इंटरेस्ट का वर्क मिल जाता है तो उसे लाइफ में कोई चीज़ रोक नहीं सकती उसको सक्सेस पाने से। करेक्ट। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। तो ये एक चीज़ आपने बहुत सही क्लियर करी कि स्टार्टअप कल्चर को आप भी आगे प्रमोट कर रहे हो और नीड ऑफ द आ रही है। हाँ, आज की नीड है। बिल्कुल, ये नीड है हमारे इस टाइम कंट्री की। पेरेंट्स, बात जब करियर की चल रही है, पेरेंट्स का, टीचर्स का कितना रोल होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक स्टूडेंट के करियर को डिज़ाइन करने में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज हमारे फिलहाल कल्चर की। जी। जो आपने क्वेश्चन रेस किया है कि कितना रोल होता है पेरेंट्स का और टीचर का। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मैं यही मानता हूँ कि बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिलती। आज स्कूल्स में अवेयरनेस की बड़ी प्रॉब्लम है। आज करियर काउंसलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चों को आज, यदि आप अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पलवल की बात करें, तो
मैं अपना जो मानता हूँ केवल 5% बच्चे होंगे ऐसे जिनको सब 12th के बाद जितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके बारे में पता है। 95% बच्चों को केवल आईआईटी, पीएमटी और एक आर्मी ज्वाइनिंग भर्तियां जो होती हैं, जी हाँ हाँ, और एक सीए कॉमर्स, कॉमर्स का, इनके अलावा बच्चों को पता ही नहीं है। और यदि बच्चों से ये भी पूछ लिया जाए ना, बेटा आईआईटी के लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है, उनको वो भी नहीं पता। वो भी नहीं पता। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स और स्कूल्स की है, हमारे टीचर्स की है। इस चीज़ पर वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चों को यही नहीं पता होगा कि हमारे लिए आगे क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, तो बच्चा उस पर चढ़ेगा ही कैसे। करेक्ट है। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और आपको यही नहीं पता कि भाई बस भी चलती है या ट्रेन भी चलती है, तो आप दिल्ली पहुँचोगे कैसे। करेक्ट। तो उसके लिए वो प्लेटफॉर्म्स पता होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे काफ़ी कोर्सेज हैं जो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हैं, बट बच्चों को उनकी नॉलेज नहीं होती प्रॉपर। अवेयरनेस की प्रॉब्लम मैंने बताया, उसकी वजह से वो बच्चा वहीं की वहीं उस वेल में, उस कुएं में रह जाता है मेढक की तरह। अवेयरनेस मतलब बहुत सही पॉइंट टच किया आपने। मतलब जब हम इंटरव्यूज लेते हैं ना, आप बेस लेवल पे डील कर रहे हो, एंड एट द एंड जब भी कहीं जॉब के लिए जा रहा, बच्चा कंफ्यूज है, बच्चा कंफ्यूज है, कहीं भी नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसे यही नहीं पता कि मुझे आगे फ्यूचर में करना क्या है। उससे कहा कि बेटा 15,000 की जॉब मिल रही है, कर लेगा? हाँ जी कर लूंगा। वो ये नहीं पूछेगा क्या, वो कहेगा हाँ जी कर लूंगा। बस आप दिलवा देना पलवल में ही, घर के पास उसका थोड़ा माइंडसेट ऐसा है ऐसा कि है। वो गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा वो पिच नहीं करना चाहता। अरे भाई आप जब निकलोगे तभी तो आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास और Correct. आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं। करेक्ट। और सबसे पहली चीज़ कि आफ्टर 12th आपको पता होना चाहिए कि हमारे करियर में क्या क्या चीज़ें हैं और हम क्या क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं, कितने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। फैक्ट। तो वो बहुत सारा, वो बहुत डीप है कि बहुत डीप है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं। वो एक करियर काउंसलिंग का एक होना चाहिए पलवल में, बहुत ज़रूरी होना है। चाहिए। यही मेरा क्वेश्चन था, इससे जुड़ा हुआ है कि प्रैक्टिकल जो एक कोचिंग है ना लाइफ में, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और करियर काउंसलिंग बच्चों को एक ऐसा हिंट दे देती है कि बच्चा उस पर सोचने लगता है। यदि उसके इंटरेस्ट की चीज़ उसे क्लिक कर गई तो फिर उसके ऊपर वो पूरा डीप चला जाएगा और उसको निकाल लाएगा खींच के। बट उसे पता ही नहीं चला, सुना ही नहीं, तो फिर उसे कैसे पता चलेगा कि हाँ कुछ है या नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जुड़ी हुई चीज़ें हैं, राइट। अच्छा, टीचिंग एज अ स्किल, अभी बात हो रही थी खान सर की, तो ये हम चाहते हैं कि खान सर जैसे और भी लोग हों, दिव्या कीर्ति सर जैसे और भी लोग हों। तो नॉर्मली स्कूल्स में इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए आप एज अ हेड ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपके अकॉर्डिंग क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि टीचर्स को भी थोड़ी नई चीज़ें सीखने को मिलें, ताकि ओपन अप हो सके वो स्टूडेंट से। बिल्कुल, टीचर्स के लिए काउंसलिंग सेशन होने चाहिए, टीचर्स की काउंसलिंग भी होनी चाहिए कि आपको बच्चों के साथ कैसे रिलेट करना है। ठीक है। क्योंकि टीचिंग अब तक जो पैटर्न से चली आ रही थी, वो चली आ रही थी केवल एक हमारे हाथ में एक बुक आ गई है, वो कोर्स खत्म करना है, डेडलाइन है, एग्जाम होने हैं, वो चीज़ें सारी चीज़ें होती। बट आपको अब वो ट्रिक्स चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि टाइम बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। और जब तक आप बच्चे और अपने बीच में कनेक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे, वो बच्चा आपसे क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएगा। आज दो चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, अच्छे टीचर, अच्छे पेरेंट्स। अच्छे टीचर, अच्छे पेरेंट्स। अच्छे पेरेंट्स। टीचर्स ट्राई करते हैं कि हर बच्चा क्वेश्चन पूछे, हाँ, बट वहाँ पर वो पेरेंट्स की कमी रहती है जो घर पर अपने बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट नहीं करते। जो बच्चा घर पर सेल्फ स्टडी करेगा वो अगले दिन 100% क्वेश्चन रेज करेगा टीचर से। ठीक है। और यदि बच्चा घर पर सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से कर रहा है और यदि टीचर उसका आंसर नहीं कर रहा है और उसको टाल रहा है, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, वहाँ टीचर की बहुत बड़ी गलती है। टीचर की बहुत बड़ी गलती है। तो ये दोनों का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है उस बच्चे के लिए। और जो बच्चा आपका पढ़ रहा है उसका पेरेंट्स और टीचर का कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए।
यदि पेरेंट्स और टीचर का कनेक्शन बहुत अच्छा है तो वो बच्चा भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उसे घर की एक्टिविटी भी पता चल रही है टीचर को, और टीचर से पेरेंट्स को स्कूल की एक्टिविटी भी पता चल रही है। तो यदि दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया तो वो बच्चा कभी मात नहीं कर सकता, कहीं मार नहीं खा सकता। आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हो? बिल्कुल, मैं काउंसलिंग सेशन में बिल्कुल प्रोवाइड करता हूँ टीचर से। बहुत कहता हूँ कि एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट होना चाहिए। मैं मोस्टली हमेशा प्री प्राइमरी के टीचर्स को तो बहुत ज़्यादा मैं टच में रहता हूँ कि एक ही चीज़ कहता हूँ कि जितना आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे बच्चों के साथ, उतना बच्चा आपके साथ अपनी चीज़ शेयर करेगा, प्रॉब्लम शेयर करेगा, और आपको पता होगी कि ये बच्चा इस चीज़ में बहुत अच्छा है, इस चीज़ में बहुत अच्छा है। अब आपको मैं बताता हूँ कि अपना स्कूल में ब्राइट किंगडम में 3rd क्लास के बच्चे भी प्रेजेंटेशन दे देते हैं। ओके। वरना आज 12th क्लास का बच्चा भी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, कॉलेज का बच्चा प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। तो एक उनके अंदर स्किल इंप्रूवमेंट हो गया ना, करेक्ट, कि उस बच्चे को एक स्टेज फियर खत्म हो गया। बिल्कुल, वो उसे टॉपिक दे दो, वो अपना बोलना स्टार्ट कर देगा यदि उसके पास उसकी नॉलेज है तो। करेक्ट। तो ये चीज़ें जभी अच्छी होती हैं जब पेरेंट्स और टीचर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। अच्छे पेरेंट्स, अच्छे टीचर्स मिसिंग है। एक अभी आपसे बात करते हुए ना एक बात चल रही थी इसी चीज़ पे जी। कि ज़्यादा, जब हमने कहा था कि ज़्यादा होमवर्क दिया जा रहा है, बहुत जगह ऐसी प्रैक्टिस होती है, जी। इतना बर्डन है कि स्कूल का वर्क अलग है, होमवर्क अलग है ना, देन ट्यूशन क्लासेस और ज़्यादा हो रही हैं। स्टूडेंट की लाइफ में एक बैलेंस नहीं है, डिप्रेशन हो रहा है, सोशल एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है। आप इस चीज़ को कैसे, मतलब डील करने के लिए क्या एक सॉल्यूशन के तौर पे चीज़ें देखते हो? डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न उसका एक उसकी जो पेरेंटिंग है, जो उसका एक एनवायरनमेंट बचपन का कैसा रहा है, वो बहुत डिपेंड करता है। आपने यदि हर चीज़ बच्चे को पैम्परिंग करके रखा है, टाइम से पहले कोई चीज़ प्रोवाइड करा दी, हर चीज़ में उसे हीरो बनना सिखाया, ओके। हर चीज़ में उसको कहा कि नहीं बहुत अच्छा है, सब कुछ बेस्ट चल रहा है, एक उसकी गलतियों को छुपाना, ओके, और शो ये करना कि नहीं, गलत को भी सही बता देना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि उस बच्चे का माइंडसेट ये हो जाता है कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती। अब वो धीरे धीरे करके 11th क्लास में पहुँच जाता है। अब उस बच्चे को ऐसा एक क्रिएट कर दिया जाता है कि आईआईटी तो आराम से निकाल लेगा। वो बेशक इंटेलिजेंट है, ये नहीं कह रहा कि वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, पर उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया कि सब कुछ बेस्ट ही बेस्ट। अब वो 11th में आया, कोचिंग उसकी स्टार्ट हुई, मॉक टेस्ट भी ठीक जा रहे हैं, अब इसका तो 100% ही निकल लगेगा। नहीं, ये तो इसके लिए लास्ट ऑप्शन है, इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं इसके पास, और निकालेगा, 100% निकालेगा। एक ज़बरदस्ती का प्रेशर उसके ऊपर ऐसा क्रिएट कर दिया कि जो वो भी नहीं देख पा रहा और आप भी नहीं देख पा रहे। अब रिजल्ट आता है, नीट का आ गया, जेई का आ गया, एडवांस का आ गया, रिजल्ट में वो बच्चा क्लियर नहीं हुआ। आपने उसे इतनी फैसिलिटी दे दी थी, इतना पैम्पर कर दिया था कि उसे आपने नेगेटिव चीज़ों से फेस करना नहीं सिखाया। अब वो बच्चा आपको फेस नहीं दिखा सकता क्योंकि वो हार गया। उसने ये फील कर लिया कि मैं हार गया। आपने कभी ये फील नहीं कराया हार कुछ नहीं होती, हार तो हमारी लाइफ का पार्ट है। आपने हमेशा उसको ऐसा दिखाया कि नहीं, तू तो जीतेगा ही जीतेगा, हमेशा ही जीतेगा। आपने उसे कभी ये पेरेंटिंग नहीं करी कि ये लाइफ के पार्ट हैं, कुछ भी नहीं है। अब वो बच्चा सोसाइटी को, पेरेंट्स को फेस करने से डरता है। अब उसके सामने कोई छोटा सा भी इंसिडेंस हो गया कि वो बाई चांस उसने फेस करने का ट्राई किया, वो आया सोसाइटी में और वो नॉर्मल खाना भी खा रहा है और उसने खाने के साथ अचार ले लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा हुआ था, और आपने मजाक मजाक में बोल दिया खाने का स्वाद ले ले, अचार भी खा ले, एग्ज़ाम तो निकला नहीं तुझ पे। और वो इस चीज़ को इतना फील कर गया
कि उसने कमरे में गया और सुसाइड कर लिया, क्योंकि हमने उसे हार को बहुत बड़ा एक ऐसा दिखा दिया कि हार तो पता नहीं क्या ही होती है, वो तो होनी ही नहीं चाहिए लाइफ में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हार आई एग्री। जीतने के लिए। यदि आप उसको फेस नहीं कर सकते तो आप कभी जीत ही नहीं सकते। और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल। हार जीत लाइफ का, हमारी लाइफ का पार्ट है, एक नॉर्मल सा बहुत छोटा सा, बट हम उसको इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं, इतनी ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं, हमारा ही सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी होती है, कि हमें अंदाज़ा नहीं रहता कि हम बच्चे की लाइफ के साथ खेल रहे हैं। करेक्ट। तो ये बहुत गलत है। हमें बच्चे को गलत पे गलत बताना चाहिए, बेटा गलत हो आप। जो आपने बीच में एक पनिशमेंट वाला एक स्टार्ट बताया, बीच में टॉपिक आपने लिया था, तो पहले पनिशमेंट होती थी, बच्चे को पिटाई भी हो रही है, बच्चे को डांट भी पड़ रही है, तो बच्चा हर किसी चीज़ के लिए परिपक्व रहता था, रेडी रहता था। तो उसे पता है नहीं सुनाया तो डांट भी पड़ेगी, पिटाई भी होगी, वो हर चीज़ को अपने ऊपर लेना जानता था। बट आज वाला कल्चर ये नहीं है। इसकी वजह से बच्चे को अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी बड़ी हो गई है, वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसके सामने लाइफ छोटी हो गई, और उसकी वजह से वो सुसाइड कर जाता है। तो हमें उस सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना बड़ा नहीं होने देना है कि लाइफ छोटी हो जाए, और ये काम पेरेंटिंग और टीचर्स का है। सही, मतलब मैंने भी इस नज़रिए से कभी इस चीज़ को नहीं देखा कि आखिर सुसाइड होती क्यों है। कहीं ना कहीं आपने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी बहुत ज़्यादा। फिर ताने तो नॉर्मल है अपनी normal सोसाइटी है। में, तो हमने उसको उस टाइम तक तो कभी ताने दिए नहीं, उस टाइम तक तो उसे पैम्परिंग रखा। करेक्ट है। कि नहीं बहुत अच्छा है मेरा बच्चा, तो देखो अब 99 स्कोर करके लेके आया है। वो बच्चा 2 नंबर से 3 नंबर से, मैं कहता हूँ 50% मार्क्स लेके आया, अरे क्या प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, लेके आ गया कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेगा, दोबारा करेगा। ज़रूरी थोड़ी है कि लाइफ इतनी उसके लिए इतनी छोटी हो जाए। तो इस चीज़ का ज़रूर बहुत ध्यान रखना चाहिए, हर टीचर, हर पेरेंट्स, हर ब्रदर को, हर सिस्टर को, अपने छोटे भाई बहनों का, इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। यहीं पे ना मूवी एक याद आ जाती है, वो 3 इडियट का जो बेस्ट एग्जाम्पल। बिल्कुल। कि पापा के सामने जाता कि मैं यही इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा तो क्या हुआ, क्या होगा। बिल्कुल है ना, कोई बात नहीं बन पाओगे तो बिल्कुल बेटा बहुत लाइफ बहुत लंबी पड़ी है, इतना पता है कि तुम अपनी चीज़ को रियलिटी मान रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, अपना इंसिडेंस बताता हूँ। मैं बीएससी कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी, और उस टाइम पर ये प्लानिंग थी कि एमएससी करनी है, पीएचडी करनी है। बट जब मैं बीएससी कर रहा था और सेकंड ईयर में था, तो उस टाइम मैं ये फील कर गया था, नहीं ये मेरी लाइन नहीं है, लाइन नहीं है। फादर से डिस्कस हुआ, फादर ने साथ दिया, क्योंकि फादर ने हमेशा मुझे, मेरी बैकबोन है, उन्होंने बहुत मतलब हर चीज़ के लिए मेरे रेडी रहते हैं। तो उस टाइम पर मैंने ये कहा कि एमबीए करना है। उन्होंने पूछा क्यों, कि इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है। उन्होंने साथ दिया, उन्होंने कहा ठीक है करो। मैंने फिर अपना उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करी, ट्राई किया, और अपना कॉर्पोरेट में मैं ज्वाइन कर गया एमबीए करते ही। यदि मैं एमएससी करता तो हो सकता है जितना मैं कम्युनिकेट आज आपसे कर पा रहा हूँ, हो सकता है उतना नहीं करता, क्योंकि मैं अपना इंटरेस्ट फॉलो नहीं कर पा रहा था। हर किसी को मेरा कहने का मतलब था कि मैं जब बीएससी कर रहा था तो मुझे पता चल गया था ये मेरी लाइन नहीं है, और वो चीज़ मेरी डिस्कस हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिला, फादर ने ऐसा इन्वायरमेंट दिया, और तो मैं अपना एक अपना पाथ था वो बना पाया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हर बच्चे को अपने बारे में पता रहता है कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा। करेक्ट। और यदि वो उसको डिस्कस कर ले तो फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। करेक्ट। इस चीज़ से तो मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ कि जैसा आपने फादर का जिक्र छेड़ा, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मतलब मैंने जो डिसीजन लिए, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया उस चीज़ में, क्योंकि एट द एंड तो आपको ही देखनी है चीज़ें। बिल्कुल। पेरेंट्स कहाँ तक हैंडल कर लेंगे, जब आप फेलियर करोगे वहाँ अगर आप, तो पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। मतलब एक्चुअल में पेरेंट्स यदि आपको सही गाइडेंस में रख रहे हैं तो आपकी करियर ग्रोथ रुक नहीं सकती। बिल्कुल। आप 101% सक्सेस होंगे, 101%। मतलब जब हमारे पास बच्चे आते बात करने, मतलब
बच्चों में एक बात होती है, भाई पापा से पूछूंगा, एक डर भी होता है, हमारे साथ कभी था ही था नहीं। ही नहीं, बिल्कुल। बड़ा ओपन एक कल्चर रहा, और जो कल्चर की आप एनवायरनमेंट की बात आप कर रहे हो, बहुत बड़ा रोल है। आज अगर मैं देखूं अपने आप को, या आप भी बात बता रहे हो, बहुत बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का। बिल्कुल। तो फादर के साथ तो मैं ऐसा नहीं, मैं डरता भी बहुत था पापा जी से, बट वो रिस्पेक्ट वाला डर रहता है, करेक्ट। कम्युनिकेशन वाला डर नहीं, कम्युनिकेशन वाला डर नहीं, रिस्पेक्ट वाला कि हाँ हमें इतना बात वो तो करनी आज भी है, आज भी चीज़ों में। और बट कम्युनिकेशन का कभी भी नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, कभी नहीं होना चाहिए। मैं आई एग्री, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया आंसर आपने इसका दिया। जो ये अपनी सुसाइड या मेंटल डिप्रेशन की बात चल रही थी, बिल्कुल मेन रीजन ही यही है, मेन रीजन एक्सपेक्टेशन, फेक एक्सपेक्टेशन सेट कर देना। एक्सपेक्टेशंस हम क्रिएट कर लेते हैं और वही प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, ओके। एक और चीज़ है जी, आप क्या एज अ हेड, एजुकेशन हेड, क्या सजेस्ट करोगे स्टूडेंट को? कोई आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि सर जॉब सिक्योरिटी देखूं या अपने पैशन को फॉलो करूं, आप क्या आंसर दोगे? जॉब सिक्योरिटी में वो ज़िंदगी भर सर्वाइव करता रहेगा। ओके, कि जॉब सिक्योरिटी आपको एक तरफ पैशन मिल रहा है फॉलो करने के लिए, एक तरफ जॉब सिक्योरिटी मिल रही है कि एक तरफ है कि पैशन है कि आपको माइनस से स्टार्ट करके और इसको जीरो पे लेके आना है और जीरो से इसको फिर आगे प्रोसीड करना है। करेक्ट। जॉब सिक्योरिटी है आपको 15,000, 20,000, 50,000 की जॉब मिल रही है। उस 50,000 की जॉब से आप एक दिन, मैं कह रहा हूँ 1.5 लाख पहुँच गए, 2 लाख पहुँच गए, पहुँच जाएंगे बिल्कुल। बट एक लाइफ जो आपकी एक हैप्पी लाइफ होगी, वो आप अपना पैशन फॉलो करोगे तब आपको मिलेगी और उसमें सक्सेस आपकी कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि आपने यदि अपनी पैशन को फॉलो किया तो आप जॉब भी क्रिएट कर दोगे लोगों के लिए। अभी तो आप जॉब कर रहे थे, अपनी जॉब सिक्योरिटी ढूंढ रहे थे, बट यदि पैशन आपने तरीके से फॉलो किया तो आप लोगों को जॉब प्रोवाइड भी कर दोगे। करेक्ट। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। मेरा तो इस चीज़ पे मानना, जब मैं अपने स्टाफ के साथ बैठता हूँ, जी, बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है जॉब बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक तरफ हम बिजनेस कर रहे हैं, वो जॉब ऐसा भी लगता है कि नीचा दिखा रहे हैं, बट मेरा इस पे ये मानना है कि आप जॉब को भी बिजनेस माइंडसेट से कर सकते हो। इट्स लाइक कि आप अपना 100% दे रहे हो, ये भी तो एक जॉब है, बिजनेस भी। बिल्कुल राइट। आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, यू आर डूइंग योर जॉब आप यदि अपने इंटरेस्ट की जॉब कर रहे हो, करेक्ट, तो आपके लिए बेस्ट है। करेक्ट। अब मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा, मैंने सुनी थी। हनुमान जी जब राम जी ने कहा कि आप देख के आओ कि माता सीता कहाँ हैं और इस अंगूठी से पहचान कर देना कि उन्होंने भेजा है, तो हनुमान जी गए, सागर पार किया उन्होंने पूरा और वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा, अशोक वन गए, वहाँ पर देखा, सीता माता से मिले, अंगूठी दी। उसके बाद उन्होंने क्या करा, पूरा एक चक्कर लंका का लगाया, फिर अपने आप को खुद पकड़वाया, फिर उन्होंने वहाँ की स्ट्रेंथ देखी कि कितने लोग मजबूत हैं, कितना बलवान है, कितना नहीं है। वहाँ का राम जी ने भेजा था केवल एक चीज़ के लिए कि सीता माता को देख के आओ और कहाँ पर हैं और वो ठीक है नहीं है। पर हनुमान जी अपना पूरा काम करके आए, पूरा, उनसे कहा एक चीज़ के लिए था, पर वो अपनी पूरी जॉब करके आए जो राम जी ने उनको दी। करेक्ट। जॉब में भी वही बंदा इस चीज़ को कर सकता है जिसने उस जॉब में इंटरेस्ट लिया है। करेक्ट। यदि आपने एक काम के लिए बोला होगा, वो 10 चीज़ें वहाँ की सोच के आपको आके बताएगा, रिपोर्ट करेगा, वो बंदा जॉब में 100% सक्सेसफुल है। कि आप कितना उस चीज़ को अच्छे से देख पा रहे हैं, बिल्कुल, पूरा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। बहुत बहुत प्यारी स्टोरी से कनेक्ट करा आपने इस चीज़ को। मैं ये स्टोरी जरूर यूज़ करूँगा राइट। वही इंसान कामयाब है एज अ ऑर्गेनाइजेशन। आप भी वैसे ही लोग बिल्कुल सर्च कर रहे हो, हम भी ऐसे ही सर्च कर रहे हैं। सबको, हर किसी को वो चाहिए होता है कि हमने एक चीज़ बोली, तुम 10 लेके आए, तो आपको क्यों प्रमोशन नहीं मिलेगा? डेफिनेटली आपको मिलेगा। क्यों इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे हो जो सामने वाले को चाहिए। करेक्ट करेक्ट। ये नहीं है लोगों के अंदर, मतलब नई जनरेशन में तो है ही नहीं। बिल्कुल। वो तो पहले सैलरी पूछते हैं, पर सैलरी डिसाइड हो जाएगी, आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, वो चीज़ बताओ, आप क्या कर सकते हो हमारे लिए। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। बच्चे हैं, हर वक्त हाथ में फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट एक्सेस ईजी है। न्यूज़ में बहुत बार चीज़ें आती है कि लड़कियों की वैसी वीडियो वायरल हो गई, लड़कों की हो गई वायरल। तो आप इस चीज़ को, साइबर क्राइम जो चीज़ है, सिक्योरिटी को आप
क्या इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कैसे रोक सकते हैं चीज़ों को, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली साइबर क्राइम से रिलेटेड स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूलों में यदि बच्चों को बताएंगे तो बच्चे पेरेंट्स को बताएंगे। करेक्ट। और हेल्पलाइन नंबर 1093 है, यदि मतलब XYZ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। वेबसाइट है, क्राइम डॉग के नाम से इन्होंने पेज बनाया हुआ है इंस्टाग्राम पर जी, भी। जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें इनके बारे में बहुत ज़रूरी है नॉलेज, क्योंकि कहते हैं कि अधूरा ज्ञान एक विष के बराबर रहता है। हम्म। यदि आप डिजिटल वर्ल्ड में हो और आपको उसका पूरा ज्ञान नहीं है तो आपके साथ क्राइम सेकंड्स में हो सकता है। सेकंड में हो सकता है। तो आपको उसका तरीका पता होना चाहिए, राइट। और यदि उसके बारे में आपको नॉलेज होना आज के टाइम में मस्ट है। ये चीज़ आपके अकाउंट्स को चुटकी भर में खाली कर सकती है, आपकी सेविंग्स को बिल्कुल फिनिश कर सकती है, आपकी प्राइवेट लाइफ को पब्लिकली कर सकती है, आपकी ऐसी कोई भी वीडियो क्रिएट हो सकती है जो सोसाइटी में नहीं जानी चाहिए, और आपका केवल फेस से। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी फ़िलहाल थीफ का, चोरी का ये चला हुआ है। यदि आपने कहीं अपने आप को बता दिया कि हम सब घर पे घूमने गए हुए हैं और सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो पता चला वापस आए तो घर में आपको पता चला घर खाली मिला है, आपको बिल्कुल घर साफ कर गए। बिल्कुल। तो डिजिटल का भी यूज़ करने का एक माइंड आपके अंदर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ में ये जो गैजेट्स पकड़ा दिया है, ये खतरनाक वायरस है, और वायरस को यदि आपको यूज़ करना नहीं आता ढंग से, तो वो आपको ही बर्बाद कर सकता है। करेक्ट। एटम बॉम्ब है। हाई मार्क्स वाले स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं कंपैरिजन विद लो मार्क्स, या क्या चीज़ है, आपका क्या मानना है? मैंने पहले भी बताया कि स्किल वाला बच्चा हमेशा जीतेगा। हाईएस्ट मार्क्स वाला बच्चा ये नहीं कि यदि हाई मार्क्स हैं और स्किल साथ साथ है तो 100% जीतेगा, फिर तो उसे कोई रोक नहीं सकता। बट यदि स्किल है और एवरेज स्टूडेंट्स है तो उसे भी कोई रोकने वाला नहीं है। ओके। एक और छोटी सी, मतलब काफ़ी ट्रेंड ये, मतलब ज़्यादा फीस मतलब बेटर एजुकेशन। लोग टॉन्ट भी मारते हैं, शेक ही करते हैं, लाइक कि शो ऑफ करते हैं, फ्लेक्स करते हैं कि इतनी फीस है मेरे बच्चे की। पॉइंट है, ज़्यादा फीस बेटर एजुकेशन। आपका क्या मानना है? मैं बिल्कुल इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। ओके। एजुकेशन के लिए 3 चीज़ें बहुत मस्ट है। ओके। शिक्षा, संस्कार, अनुशासन। जिस एजुकेशन में ये तीनों चीज़ें आपको मिल रही हैं वो सबसे बेस्ट एजुकेशन है, और जिस इन्वायरमेंट में आपको ये तीनों चीज़ें मिसिंग हैं या एक भी चीज़ मिसिंग है तो फिर आपके लिए वो इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। मेरा अपना ही मानना है, क्योंकि आज स्टेटस सिंबल बन गया है कि इतनी फीस जा रही है। आज पेरेंट्स स्कूल का नाम बाद में बताएगा, पहले ये बताएगा कि मेरे बच्चे की ना 20,000 रुपये महीने की फीस जा रही है, जी, मेरे बच्चे की 15,000 रुपये महीने की फीस जा रही है। करेक्ट। स्कूल का नाम वो बाद में बताता है, पहले फीस बताता है। बताते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा भी IAS ऑफिसर बन जाता है, एक एवरेज स्कूल का बच्चा भी IPS बन जाता है, और एक बड़े स्कूल का बच्चा भी कोई अच्छी जॉब ले लेता है। करेक्ट है। तो कमी है एक बच्चे को इन्वायरमेंट देने की, आप कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं। और एक मैं उन पेरेंट्स से तो बिल्कुल ज़रूर ये चीज़ कहता हूँ कि यदि आपका बजट, आपकी सैलरी 20,000 रुपये है या 30,000 रुपये है, तो प्लीज़ अपने बच्चे को ऐसी एजुकेशन में मत डालें जहाँ पर आपको फ़ीस 15,000 रुपये पे करनी पड़ रही या 20,000 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ रही है, या XYZ में एक, क्योंकि इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स को बहुत डाउन समझने लगता है, क्योंकि उसको एक ऐसा क्राउड मिल जाता है वहाँ पर। करेक्ट। और वो क्राउड बच्चे को और पेरेंट्स को एक डिस्टेंस क्रिएट करा देता है, और उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार पेरेंट्स होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो उसने दिया था वो। क्योंकि बच्चे का माइंडसेट रहता है कि मुझे तो अब
एक लग्जरी कार में ही स्कूल जाना है, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। कंपैरिजन स्टार्ट, एक लग्जरी फ़ोन ही चाहिए, और वो पेरेंट्स उस टाइम पर फुलफिल नहीं कर पाते और पेरेंट्स और बच्चे के बीच में गैप आना स्टार्ट हो जाता है। और एक और चीज़, आप जितने एवरेज स्कूल में बच्चे को पढ़ाओगे तो वहाँ पर उसे हर टाइप का बच्चा मिलेगा और उसकी डीलिंग हर बच्चे से होगी, उसे कम्युनिकेट करना हर बच्चे से आएगा। अब आप किसी बहुत, जहाँ मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हाई फीस रहती है, वहाँ बच्चे को यदि पढ़ाते हो, वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको एक सेम कैटेगरी मिल रही है। करेक्ट। उसे ये नहीं पता एक मिडिल कैटेगरी और एक लो कैटेगरी भी हमारे इस समाज में सोसाइटी में है, देश में है, तो उनको उनसे ट्रीट करना ही नहीं आता। करेक्ट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Correct. और आगे यदि वो बच्चा अपना बिजनेस भी करना चाहे तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। क्योंकि उसे ये नहीं पता कि मुझे यदि पुरानी दिल्ली जाना है, सदर बाजार जाना है, तो वो नहीं जा सकता। करेक्ट। क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं है कि Idea मुझे रिक्शा कैसे लेना पड़ेगा, करेक्ट। कैसे सामान शॉपकीपर से बात करनी पड़ेगी, कैसे माल तोल मोल करना पड़ेगा, भाव ऊपर नीचे करने पड़ेंगे। तो वो फिर वो अपना वो मम्माज बॉय और पापाज बॉय बन के रह जाएगा और उसे केवल एक हाई प्रोफाइल चीज़ मिल जाएगी। फिर उसे पेरेंट्स ही सोचेंगे अब इसको काम क्या कराऊँ। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जो हाई प्रोफाइल रहते हैं फिर वो क्या करेंगे कि एक ट्राई करेंगे कोई अच्छी सी एजेंसी आ जाए, वहाँ ये अच्छे से एक ग्लास रूम में बैठ जाए, अंदर लैपटॉप इसके पास हो, 4-5 बंदे वहाँ पर वर्किंग में हो, ठीक है, लोगों को ये तो रहेगा कि चलो ठीक है एजेंसी ले ली और काम करा दिया एक कोई भी XYZ। करेक्ट। तो ये बहुत बड़ा कल्चर है हमारे इंडिया का, ये बहुत, मतलब इसको ना बहुत ग्लैमराइज करा जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ से ज़रूर हमें अवेयर रहना है पेरेंट्स को, मैं बहुत एडवाइस देता हूँ। बहुत सही पॉइंट आपने छेड़ा है कि उसको डाल देते हैं, देन उसको आपने वो तो चीज़ कर दी, वो तो दे दिया आपने, प्लेटफॉर्म तो दे दिया, अब बाकी चीज़ें कहाँ से दोगे? देन कंपैरिजन होगा, कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन जाता है। प्रॉब्लम ये है, बहुत फैक्टर्स हैं बहुत इससे जुड़े हुए, फैक्टर्स, क्योंकि बहुत आप चीज़ें। जितना नॉर्मल स्कूल में रखते हो वो हर चीज़ सीखता है, हर चीज़ सीखता है, वो हर छोटी से छोटी चीज़ को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है वहाँ पर। और एजुकेशन के लिए उस लेवल पे उतनी ही चीज़ें इनफ है। इनफ है, वो इतना है। आप कॉलेज अच्छा दो, करेक्ट। कॉलेज आप दो, क्योंकि फिर उसे हर चीज़ की नॉलेज है, करेक्ट। 0 से लेके 100 तक वो सब चीज़ खेला है। करेक्ट। करेक्ट। फैक्ट है, ठीक है, ओके। और एक क्वेश्चन और है, क्या ऑनलाइन आजकल इतना ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, तो ऑनलाइन एजुकेशन का जो ट्रेंड है, क्या ये ट्रेडिशनल अपने एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस कर देगा? कभी नहीं करेगा, और यदि बाई चांस कर गया 1% भी, ओके, तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। ये आपका मानना है? ये मेरा मानना है। एक्चुअली एजुकेशन तो आज यूट्यूब पे ले लो आप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत हैं, पर स्कूल आपको जो चीज़ें देता है वो कभी ऑनलाइन चीज़ें कभी नहीं दे पाएंगी। स्कूल आपको एक सोसाइटी में रहना, बैठना, खाना, पीना, पहनना सब कुछ सिखाता है। आप एक कमरे में बंद हैं और आपको ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है और आप ले रहे हैं, बाहर जाके आप डर जाओगे। करेक्ट। और एक स्कूल में आपको हर चीज़ से, आपको आपके पास 30 बच्चे आपके आसपास बैठे हैं, आपको 30 माइंडों से रोज़ खेलना है, रोज़ उनसे बात करनी है, रोज़ उनकी स्टडी करनी है, तो आपको ये पता चलेगा हर टाइप का बिहेवियर अलग अलग है। करेक्ट। तो आपको स्कूल में 4 फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड मानो दिल्ली घूम के आया, वो गया लोटस टेम्पल घूम के आया, तो वो आके चारों को लोटस टेम्पल की कहानी सुनाएगा कि हमने ये देखा, ये देखा, ये देखा, तो उसे डिस्क्राइब करना आ गया, और उन 4 को उसकी वजह से एक नॉलेज मिल गई कि लोटस टेम्पल भी कुछ होता है। तो स्कूल एजुकेशन हमें डिसिप्लिन, हमें क्या क्या चीज़ें, हमें एक लाइफस्टाइल जीना सिखाता है, हर चीज़ सिखाता है। तभी मैंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा यदि ऑनलाइन आ गया। बिल्कुल, बहुत प्यारी लाइन है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। बिल्कुल, वो ही खत्म कर दिया, वो ही खत्म। बहुत प्यारी आपने बात करी। अभी रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ जी। हमारी टीम में एक नई पर्सन ने ज्वाइन किया कंपनी में, तो कंपनी अच्छा फ्लैट दे दिया दिल्ली में जी, ऑनलाइन ही काम है। अब वो पूरे फ्लैट में अकेला पर्सन रहता था जी, रात दिन एक ही जगह वो बंद रहा। एक ऐसी नौबत आ गई, डिप्रेशन, खुद को मारने की कोशिश करी। वो लड़का ना अब फाइनली हमारे यहाँ पे आया है, बेस्ट है। अब वो कह रहा कि हाँ ठीक है 6 महीने का गैप लग गया। मैं तो ये वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर चला है ना सर, मैं इसके भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि क्योंकि वर्क फ्रॉम होम इमरजेंसी के लिए ठीक है, उसके लिए ठीक है,
बट यदि आप इसको नॉर्मल डेज में कंटिन्यू कर रहे हैं तो जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं पूरे टाइम कंप्यूटर पे बैठ के एक जगह होके, वो एक मतलब उनके ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। और ये इन्वायरमेंट ठीक ये नहीं नहीं है सही, कभी सही रिप्लेस नहीं कर नहीं सकता। कर ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। बिल्कुल करेक्ट। लोगों को बड़ा मिथ है कि भाई डिजिटल हो जाएंगी सारी चीजें। नहीं, एक हद तक हो जाएंगी, एक हद तक हो but जाएगी। अभी आप लोग बेस को बात नहीं कह रहे change थे कर कि सकते। एआई आएगा, हाँ एआई जॉब्स खत्म कर देगा। करेक्ट। मैं नहीं मानता। जब कंप्यूटर आया था तो लोगों ने बहुत कहा था कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, जॉब्स खत्म हो जाएंगी, पर कंप्यूटर ने ही इतनी सारी जॉब्स क्रिएट कर दी। आज सारी चीज़ें कंप्यूटर के बेस पर हैं। करेक्ट। तो एआई आएगा तो सेम अपना ये चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल करेक्ट। तो जो इनके दिमाग में मिथ है वो दूर करने की भाई सारी चीज़ें डिजिटल नहीं जा सकती। बिल्कुल। कुछ लास्ट एंड करने से पहले कुछ आपकी लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं जी पॉलिटिकली आप काफ़ी एक्टिव रहे जी स्टूडेंट लाइफ के दौरान भी एंड अभी भी। जी। तो एक स्टूडेंट के लिए क्या आप उसको सजेस्ट करोगे कि पॉलिटिकली उसको अवेयर होना ज़रूरी है, एक्टिव होना ज़रूरी है? अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव तो यदि पैशन है आप अपने आप हो जाओगे। ओके। पर आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अवेयर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, एक पीएम कैसे काम करते हैं, एक एमपी कैसे काम करते हैं, एक एमएलए कैसे काम करते हैं, एक चेयरमैन कैसे काम करते हैं। उनका अपना काम पता होना चाहिए। यदि आपको अपने आसपास कोई काम कराना है सोसाइटी के लिए और आपको यही नहीं पता कि मैं किसके थ्रू ये काम करा पाऊँगा, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं। आपको उसकी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस काम को करा पाएंगे। आपको ये चीज़ें कितना लाइफ में एक्स्ट्रा पुश मिला इस चीज़ से? बहुत। आप आज यदि हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं और हमें कोई नया प्रोजेक्ट लेके आना है, ओके। तो हमें पता है कि उस काम को कैसे कराना है। उसकी नॉलेज है तभी हम उस काम को करा पाएंगे। कोई भी आपको एक कोई गली भी बनती है तो आपको पता है कि एक ये रोड कैसे बननी है। आपको लाइटिंग करानी है तो आपको पता है लाइटिंग के लिए किसको कॉल करना पड़ेगा, एक्शन को कॉल करना पड़ेगा, एमई को करना पड़ेगा, जेई को करना पड़ेगा, किसको कॉल करना पड़ेगा, एसडीओ क्या काम करता है। ये आपको नॉलेज तभी हो पाएगी। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलग होता है, नगर पालिका अलग होती है, एडीसी के अंडर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, डीसी का वर्क क्या होता है, एसपी का वर्क क्या होता है। आपको जब भी तो नॉलेज होगी जब आप अवेयर होंगे इन चीज़ों से। करेक्ट। तो ये तो सारे बेनिफिट मिलते हैं। करेक्ट। अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव तो आप हो ही जाओगे। आप पैशन है तो अपने आप हो जाओगे। ये आंसर सही है, एक्टिव तो हो ही जाओगे। ठीक है। तो एक आपने ये अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करना ज़रूरी है जी। एक जब डिप्रेशन की बात चल रही थी, मेडिटेशन की बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, अध्यात्म की बात आती है, तो आपकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स को लेके इस चीज़ को कैसे, मतलब सिंपल वे में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? सिंपल वे में आप रूटीन फॉलो करो। रूटीन मतलब जस्ट लाइक आप सुबह उठते हो, आप फ्रेश होते हो, आप बाथिंग लेते हो, उसके बाद आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उनके लिए 10 मिनट 20 मिनट ज़रूर बैठो। और बैठ के उनके बारे में जो भी आप अपने प्रार्थना, जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आप करते हैं वो आप करिए। फिर आप स्कूल आइए। इस रूटीन को आप केवल इतना करिए, आप अपने अंदर एक एनर्जी अपने आप ही धीरे धीरे क्रिएट होती चली जाएगी। और एक सक्सेस पाने के लिए भी केवल एक चीज़ ज़रूरी है लाइफ में, रूटीन डिसिप्लिन। जो रूटीन फॉलो कर रहा है उसके लिए सब कुछ ठीक है, और जो रूटीन फॉलो नहीं कर रहा उसके लिए सब गड़बड़ है। बिल्कुल। आज मैं इस चीज़ से इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि यही है, बेसिक रूल ही है सक्सेस के। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आपको रूटीन फॉलो करना है। आप डेली अपना एक पैटर्न बना लो कि मुझे ये चीज़ इस टाइम पर करनी है। स्कूल से डिसिप्लिन, रूटीन स्टार्ट हुआ। दैट्स वाई स्कूल। बिल्कुल। कॉलेज में वो कुछ होता ही नहीं होता। यही टाइम है आपका, जो एज सीखने की है वो 18 से पहले है। यही है। करेक्ट। हम गए थे कॉलेज में, ऐसा कुछ था ही नहीं जैसा स्कूल है। आजाद पंछी की तरह फिर हम स्कूल मिस कर रहे थे। बिल्कुल कि भाई वहाँ के अपने अलग मजे थे। लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे एक, एंड देन आप आंसर करना कि आप एक लाइफ मंत्रा क्या शेयर करते हो अपने स्टूडेंट्स से। पेरेंट्स से मेरी एक ही एडवाइस है, मैंने पहले भी बोला था कि आप जैसा करोगे बच्चा आपका वैसा करेगा।
तो आप खुद अच्छे बन जाओ, बच्चा आपका अपने आप अच्छा बन जाएगा। करेक्ट 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 करेक्ट। लव कुछ चाहते हो तो खुद को राम बनना पड़ेगा, कर्मा लौट के आते कर्मा हैं, लौट के जो हमारी बहुत डीप बात हुई थी, बच्चों के बहुत लिए प्यारी बात थी वो। बच्चों के लिए सिंपल सा है कि आप रूटीन फॉलो करिए अपना, रूटीन फॉलो करो। और इस मोबाइल नाम की चीज़ को जितना आप अपने से दूर रख सकते हैं अभी के लिए अभी के लिए, आगे आपको अपने आप आपकी डेली लाइफ की नीड बन जाएगी और सब कुछ समझ आ जाता है, सब कुछ सीख जाते हैं। हमने भी 12th तक मोबाइल नहीं चलाया था, तो आज हमें मोबाइल चलाना आता है, अच्छे से आता है। तो आप ट्राई करिए, जब तक आप 12th में हैं, आप 10th स्टडीज़ तक हैं, 10th तक तो आप बिल्कुल यूज़ मत करिए। ये जो एडिक्शन है रील्स का, जो आपका एडिक्शंस है, आप स्क्रॉल करते जाते हैं, एक्चुअली आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ भी अदर कंट्रीज़ हमारे एडिक्शन को क्रिएट कर रही हैं। करेक्ट। ये आप नहीं चला रहे, आपसे चलवाया जा रहा है और आपका टाइम लॉस्ट किया जा रहा है। तो बस बच्चों से यही मेरा एक है कि आपने रूटीन को फॉलो करो और इस एडिक्शन से दूर रहो, मोबाइल एडिक्शन से। ठीक ठीक। तो आज के क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक था मॉडर्न एजुकेशन, जी बहुत चीज़ें हमने टच करी हैं उसमें, और बहुत अमेजिंग करी, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आपने चीज़ों को बताया है। बिल्कुल मज़ा भी आया सुन के, मुझे भी दो चार, देखो एक पर्सपेक्टिव पता चलता है, आज तक मैं नहीं देख रहा था उन चीज़ों को वैसे, तो मुझे तो मज़ा आया, राइट। ऑडियंस को भी मज़ा आएगा उन चीज़ों को जान के। और नेक्स्ट टाइम अदर टॉपिक पे मैं आपको ज़रूर इनवाइट करूँगा, तब एजुकेशन नहीं रहेगा, ओके, देन इट विल बी अबाउट देश के बारे में। बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता वहाँ तो आप बहुत चीज़ें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताओगे, राइट। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज के इस पॉडकास्ट में, मुझे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला आपके साथ जी, बहुत अच्छा मिला। थैंक यू सो मच जितेश भाई आने के लिए, आपने टाइम निकाला, एंड आपसे रिक्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम भी हम डेफिनेटली उस टॉपिक पे भी करेंगे 100%, राइट। क्योंकि आपने कहा ना पॉलिटिकली अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो देश के लिए आप फाइट कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो तब मैं ज़रूर कुछ इनसाइट्स आपसे लूँगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई, थैंक यू।